ऑनिंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 151। सिर्फ एक लोड फिंगर। यह अमर स्वामी इसे अपनी एक उंगली के इशारे से तोड़ सकता है। ओबरॉय परिवार, जो शिखर स्वर्ग विला के सबसे करीब का रसूखदार परिवार था, उन्होंने ही सबसे पहले उस विला की लाइटें जलती हुई देखीं। सिया ओबरॉय को खुद कोई खास गहरी चोट नहीं आई थी। आन्या ओबरॉय द्वारा उसे अस्पताल ले जाकर चेकअप कराने के बाद उसने छुट्टी ली और घर लौट आई। अपने खुद के विला में लौटने के बाद उसे याद आया कि उस दिन मैदान में क्या हुआ था। अगर मायरा सिंघानिया उस दिन मैदान में नहीं आती, तो आन्या ओबरॉय भी वहां नहीं पहुंच पाती, और इसके नतीजे कितने खौफनाक हो सकते थे। इसलिए वह अपने विला के आंगन में इंतजार कर रही थी, पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए कि कब मायरा सिंघानिया घर लौटे। एक बार उसके लौटने के बाद सिया ओबरॉय की योजना थी कि वो खुद जाकर उसका आभार व्यक्त करेगी। इसलिए जैसे ही शिखर स्वर्ग विला की लाइटें जलीं, सिया ओबरॉय ने तुरंत इसे देखा और यशवंत ओबरॉय और ओबरॉय परिवार के बाकी सदस्यों को खबर कर दी। सिया ओबरॉय की घटना के बारे में आन्या ओबरॉय ने दादा यशवंत ओबरॉय को सब कुछ पूरी तरह से बता दिया था। सुनने के बाद यशवंत ओबरॉय जैसे बुजुर्ग, जिनका खुद पर बेहतरीन नियंत्रण था, उन्होंने भी गुस्से में लिविंग रूम की कीमती लकड़ी की चाय की मेज को चकनाचूर कर दिया और कसम खाई कि भले ही ओबरॉय परिवार पहले जैसा ताकतवर न रहा हो, फिर भी वे मेहरा परिवार को मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। ये कहा जा सकता है कि पूरा ओबरॉय परिवार, जो पहले अरमान आहूजा द्वारा दिए गए पहाड़ी धुंध समझौते के लिए ही आभारी था, इस बार वे ओबरॉय परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए मायरा सिंघानिया के गहराई से आभारी थे। आखिरकार ओबरॉय परिवार के सभी सदस्य जानते थे कि सना मेहरा के पिता जिस मेहरा परिवार से ताल्लुक रखते थे, वह शिवगढ़ के 80% कॉस्मेटिक बिक्री चैनलों को नियंत्रित करता था। चाहे जो भी उन्हें नाराज करे, उसके लिए शिवगढ़ में कोई भी कॉस्मेटिक से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना असंभव होगा। मायरा सिंघानिया, जो व्यापार की दुनिया को अच्छी तरह से समझती थी, स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को जानती थी। इसके अलावा वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि अगर उसने आन्या ओबरॉय को इस मामले को खुद संभालने दिया, तो जिस कॉस्मेटिक्स कंपनी को उसने अभी अभी संभाला था, उसके उत्पादन शुरू होने से पहले ही मेहरा परिवार उसे पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर देगा। लेकिन फिर भी उसने आन्या ओबरॉय को कदम उठाने दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मायरा सिंघानिया ने ओबरॉय परिवार की इज्जत को प्राथमिकता दी। उसकी इस दरियादिली के साथ यशवंत ओबरॉय को लगा कि उन्हें खुद ऊपर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब वो लोग शिखर स्वर्ग विला के आंगन के गेट पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि पहाड़ की चोटी पर अचानक कोहरा छा गया था। तर्क के हिसाब से पहाड़ की चोटी पर ऊंचाई के कारण कोहरा छाना आम बात है, लेकिन ओबरॉय परिवार के सदस्यों के सामने जो कोहरा था, वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, क्योंकि इस कोहरे की क्षेत्रीयता बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। तथाकथित बहुत ज्यादा मजबूत क्षेत्रीयता का मतलब था कि कोहरे ने वास्तव में विला के गार्डन गेट को एक सीमा के रूप में इस्तेमाल किया था। आंगन के गेट के बाहर रात का आसमान साफ था, लेकिन गेट के अंदर सब कुछ सफेद था, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि गेट के बाहर खड़े होकर उन्हें एक ऐसा दबाव भी महसूस हो रहा था जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। सफेद कोहरे में प्रवेश करने से पहले ही सिया ओबरॉय जैसी युवा पीढ़ी को घबराहट महसूस होने लगी थी। ये देखकर यशवंत ओबरॉय थोड़े अनिश्चित थे। आखिरकार उन्होंने पहले महागुरु अरमान को व्यूह रचते हुए देखा था और जानते थे कि महागुरु अरमान को व्यूह रचना में महारत हासिल होनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने वाला व्यूह ओबरॉय परिवार के सदस्यों को निशाना बना रहा था या नहीं। यशवंत ओबरॉय अभी सोच ही रहे थे कि आन्या ओबरॉय ने पहल की और सफेद कोहरे में चली गई। उसके इस निडर रवैये को देखकर ओबरॉय परिवार के सभी सदस्य हैरान और ईर्ष्यालु दिखे। आखिरकार वह अरमान आहूजा की खास शिष्या थी, और भले ही वह कोई गलती कर दे, अरमान आहूजा उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आन्या ओबरॉय को खुद इसका एहसास नहीं हुआ। उसे बस ये लगा कि चूंकि वह अरमान आहूजा की शिष्या है, तो अरमान आहूजा यकीनन उसे नहीं मारेगा। भले ही यह सफ़ेद कोहरा सच में अरमान आहूजा द्वारा रचा गया एक विशाल व्यूह हो, जब तक वह अंदर जाएगी, चाहे व्यूह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अरमान
आहूजा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए व्यूह को सक्रिय नहीं करेगा। सिया ओबरॉय और दादा यशवंत ओबरॉय, इस युवा और बुजुर्ग की जोड़ी ने इस पल में आन्या ओबरॉय का वर्णन करने के लिए एक उपयुक्त मुहावरा सोचने में काफी समय लगाया, प्यार में सिर चढ़ना। आन्या ओबरॉय को बिना किसी परेशानी के अंदर जाते देख यशवंत ओबरॉय और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही उन्होंने सफ़ेद कोहरे में कदम रखा, उन्होंने पाया कि अंदर का कोहरा बाहर से भी ज़्यादा घना था। आन्या ओबरॉय की दूर जाती पीठ तो दूर की बात, उनके खुद के हाथ की उंगलियां तक साफ नहीं दिख रही थीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि अंदर की हवा में हरी घास की खुशबू थी, जिसका एक जादुई असर था जो हर सांस के साथ इंसान को तरोताजा कर देता था। और वह दिल दहला देने वाला दबाव भी पूरी तरह से गायब हो गया था। हालांकि इससे पहले कि वे उस खुशबू का थोड़ा और मजा ले पाते, वे अपने सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। किसी ने, पता नहीं किसने, अचानक आसमान की तरफ इशारा किया। हालांकि वहां भी सब कुछ सफ़ेद ही था, लेकिन उन्होंने साफ देखा कि घने कोहरे में एक विशाल स्याह काली चीज़, जिसका व्यास 2 मीटर और लंबाई लगभग 100 मीटर थी, बल खा रही थी और घूम रही थी। हल्की हल्की नाग की दहाड़ जैसी आवाज़ें आ रही थीं, बिल्कुल उन नागों की तरह जो टीवी शो में बादलों और बारिश को नियंत्रित करते हैं। हालांकि उन्होंने उस विशाल जानवर को पूरा नहीं देखा, सिर्फ उसकी एक झलक ही देखी, लेकिन वे पहले से ही इतने डरे हुए थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। खासकर यशवंत ओबरॉय, जो आसमान में उस स्याह काली परछाई की तरफ इशारा करते रहे, उनका शरीर कांप रहा था, उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या महागुरु अरमान ने सच में इतने विशाल जीव को अपने वश में कर लिया था? इससे पहले कि वो पूरी तरह से समझ पाते, उनके कानों में एक बहुत ही प्रभावशाली आवाज़ गूंजी, कृपया अंदर आ जाओ सभी लोग। इन शब्दों के साथ ही ओबरॉय परिवार के सदस्यों के सामने मौजूद घना सफ़ेद कोहरा तुरंत छंट गया, जिससे एक चौड़ा और सीधा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के आखिर में शिखर स्वर्ग विला था, जिसने हाल ही में काफ़ी शोहरत हासिल की थी। आवाज़ सुनकर ओबरॉय परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में एक गजब की खुशी झलक उठी। वे जानते थे कि इस दौरान मल्होत्रा परिवार ने उन्हें बुरी तरह से दबा दिया था, और मायरा सिंघानिया ने तो और भी ज़्यादा सहा था। वे लगातार अरमान आहूजा की जल्दी वापसी की उम्मीद कर रहे थे, और अचानक इस पल उनका सपना सच हो गया था। अरमान आहूजा की शिष्याओं के रूप में आन्या ओबरॉय और आचार्य विद्युत और भी ज़्यादा उत्साहित थे। वे लगभग खुशी से चिल्ला पड़े। पूरी भीड़ लगभग दौड़ने लगी और जल्द ही बिना किसी रुकावट के विला में प्रवेश कर गई। अंदर घुसते ही यशवंत ओबरॉय ने पीछे मुड़कर देखा कि वह चौड़ा और सीधा रास्ता जो सफ़ेद कोहरे के छंटने पर दिखाई दिया था, वो गायब हो गया था और फिर से सब कुछ सफ़ेद हो गया था। क्या ये कोई व्यूह है? महागुरु अरमान आंतरिक और बाह्य बल कुंग फू दोनों में माहिर हैं और रसायन विद्या में भी निपुण हैं। अब मैंने व्यूह रचना में उनकी दिव्य शक्ति भी देख ली। अपने जीवन काल में ऐसे युवा शूरवीर से मिलना सच में एक बड़े सौभाग्य की बात है, यशवंत ओबरॉय ने आश्चर्य से कहा। आन्या ओबरॉय और आचार्य विद्युत पहले ही तेजी से अरमान आहूजा के सामने पहुंच चुके थे। उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर सितारों की तरह तैरते हुए मोतियों की बूंदों को देखा। हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बल्कि घुटनों के बल बैठ गए और विनती की, गुरुदेव, तुम्हारी शिष्या गुरु माता की पूरी तरह से रक्षा करने में विफल रही, कृपया मुझे सजा दो। ये दोनों, एक बुजुर्ग और एक जवान, कोई दिखावा नहीं कर रहे थे, वे अपने दिल की गहराई से बोल रहे थे। इन पिछले कुछ दिनों में मायरा सिंघानिया की लगातार भागदौड़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। मायरा सिंघानिया को देखकर, ये जानते हुए कि वह मौत के करीब है, फिर भी अरमान आहूजा के लिए एक बड़ा उद्यम छोड़ने के लिए बिना थके काम करना सच में उनके दिलों को छू गया था। ये कहना कि यह घुटने टेकना अरमान आहूजा से माफ़ी मांगने के लिए था, उससे कहीं ज़्यादा यह मायरा सिंघानिया के लिए था, जो अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। अरमान आहूजा ने बस अपनी एक उंगली को हल्का सा उठाया और आन्या ओबरॉय और आचार्य विद्युत के शरीर अचानक एक अदृश्य शक्ति से ऊपर उठ गए। फिर उन दोनों ने अरमान आहूजा को कहते हुए सुना, एक मामूली लोट्स फिंगर ऐसा भी नहीं कि जिसका इलाज न हो सके। इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी मायरा सिंघानिया ने भी अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं और अरमान आहूजा को गहरे प्यार से देखा। उसे थोड़ा अविश्वास सा महसूस हो रहा था। आखिरकार लोट्स फिंगर दुर्वासा प्रताप सिंह की तकनीक थी। उसने पूरे 60 सालों तक भारत के नंबर 1 स्थान पर राज किया था, और यहाँ तक कि खुद रसायनराज त्रिवेदी ने भी माना था कि इस दुनिया में ऐसी कोई रसायन गोली नहीं है जो लोट्स फिंगर के असर को काट सके। क्या अरमान आहूजा के पास सच में कोई दूसरी दिव्य शक्ति थी? आचार्य विद्युत ने कहा, गुरुदेव, इस दौरान मैंने रसायन परिषद के प्राचीन ग्रंथों को पूरी तरह से खंगाल लिया है, और ऐसी किसी भी रसायन गोली का जिक्र नहीं है जो लोट्स फिंगर को तोड़ सके। मुझे आश्चर्य है, गुरुदेव। अरमान आहूजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, लोट्स फिंगर बेहद तामसिक और कोमल है, और आम रसायन गोलियां इस पर बेअसर हैं। केवल सबसे शक्तिशाली और सत्यकाल नाग का खून ही इसे तोड़ सकता है। अरमान आहूजा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली।
आखिरकार वे सभी जानते थे कि इस दुनिया में नाग जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है। मायरा सिंघानिया, जिसने पहले ही जीवन और मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, अरमान आहूजा के शब्दों को सुनकर ज़्यादा उदास नहीं हुई। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और अरमान आहूजा का हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेली की गर्माहट को महसूस किया और उसे लगा कि उसके पैरों की बर्फ जैसी ठंडक अब पहले जैसी दर्दनाक नहीं थी। उनके निराश चेहरों को देखकर अरमान आहूजा हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम सबको लगता है कि इस दुनिया में कोई असली कालनाग नहीं बचा है? ओबरॉय परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः आन्या ओबरॉय बोली, गुरुदेव, मुझे पता है कि गुरु माता के लिए तुम्हारी भावनाएं बहुत गहरी हैं, लेकिन असली नाग तो आखिरकार सिर्फ एक पौराणिक कथा है। गुरुदेव, कृपया हकीकत को स्वीकार करो। ये सुनकर अरमान आहूजा जोर से हंसा और बोला, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। कहने के बाद उसने सहजता से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हथेली खुली हुई थी। पल भर में विला के बाहर एक के बाद एक नाग की दहाड़ गूंज उठी। तुरंत एक स्याह काली आकृति, जो एक छोटी उंगली के आकार की थी, पलक झपकते ही विला में चमकी, सबके सिर के ऊपर से उड़ी और अरमान आहूजा के दूसरे हाथ की हथेली में प्रकट हुई। सभी लोग फटी आंखों से घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि उस छोटे स्याह काले जीव के सींग हिरन जैसे थे, सिर ऊंट जैसा। उसका पूरा शरीर स्याही जैसा काला था और यह सच में एक असली नाग था। स्याह काला काल नाग ऐसा लग रहा था मानो वह अरमान आहूजा का इरादा समझ गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहों के बीच से सत्य नाग के खून की एक बूंद निचोड़ी। फिर अरमान आहूजा ने अपनी उंगली से इशारा किया और खून की वह बूंद मायरा सिंघानिया के माथे में समा गई। बेहद शक्तिशाली और ऊर्जावान प्राण तुरंत मायरा सिंघानिया के पूरे शरीर में फैल गए। एक मामूली लोच फिंगर, यह अमर स्वामी इसे अपनी एक उंगली के इशारे से तोड़ सकता है। अध्याय 152, एक अंधेरी और तूफानी रात। दुर्वासा प्रताप सिंह के लोच फिंगर का शिकार होने के बाद मायरा सिंघानिया का शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे किसी विशाल बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो। इतना ही नहीं, उसके पैरों को ऐसा लग रहा था मानो वे कड़ाके की सर्दियों के बीच बर्फ के पानी में हमेशा के लिए नंगे पैर भीग रहे हों, जिससे हड्डियों को चीर देने वाला दर्द हो रहा था। फिर भी मायरा सिंघानिया ने अस्पताल में रहना नहीं चुना, जहां कम से कम चिकित्सा तकनीक उसके शरीर के तापमान को थोड़ा अधिक रख सकती थी, जिससे उसे कुछ आराम मिलता। इसके बजाय उसने अरमान आहूजा के लिए एक आखिरी काम करते हुए एक सहयोग पर बातचीत करने का फैसला किया। जब उसने ये सब किया तो वह मरने के लिए दृढ़ थी, इसलिए वह कितनी भी पीड़ा सह सकती थी। इसके अलावा आर्यन मल्होत्रा और रसायनराज त्रिवेदी के शब्दों ने पहले ही उसे जीवित रहने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसकी एकमात्र इच्छा मरने से पहले अपना कौमार्य अरमान आहूजा को सौंपने की थी। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। इसलिए जब वह रॉयल ड्रैगन पैलेस के प्राइवेट कमरे में थी तो वह बहुत घबराई नहीं, क्योंकि वह चांदी का हेयरपिन हमेशा उसकी आस्तीन में छिपा रहता था। अगर अरमान आहूजा समय पर नहीं आता तो वह अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए उस चांदी के हेयरपिन का इस्तेमाल कर लेती। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो काम रसायनराज त्रिवेदी हासिल नहीं कर सका, उसे अरमान आहूजा एक उंगली के इशारे से कर देने का दावा करेगा। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया वह ये थी कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अरमान आहूजा ने सच में एक नाग पाल रखा था, एक असली नाग जो भारत के प्रतीक के रूप में हजारों लोगों द्वारा पूजा और सम्मानित किया जाता था। अरमान आहूजा, रुकने से पहले तुम मुझे और कितने आश्चर्य देने का इरादा रखते हो? इससे पहले कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढ पाती, या शायद ऐसा जवाब जो उसे जिंदगी भर नहीं मिल पाता, सत्य नाग के खून की एक बूंद पहले ही उसके माथे में प्रवेश कर चुकी थी। लगभग तुरंत ही मायरा सिंघानिया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका पहले से ही बर्फीला शरीर, उसके चारों ओर की ठंडी हवा के साथ अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गर्म झरने में डूबी हो। चारों ओर से गर्माहट की लहरें अंदर की ओर बहीं, उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और उसके हड्डियों को कंपा देने वाले पैरों को धीरे धीरे ठीक होने पर मजबूर कर दिया। गर्म धारा उसके माथे से शुरू हुई, नीचे की ओर बहती हुई मायरा सिंघानिया के भीतर के लोच फिंगर बल को बाहर निकाल रही थी। यह उसके नाजुक चेहरे से गुजरी, उसकी लंबी गर्दन से होते हुए, उसके धड़ और अंगों से गुजरते हुए अंत में उसके घुटनों पर आकर मिल गई, अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही थी। जहां जहां गर्म धारा गुजरी, मायरा सिंघानिया की त्वचा, जो लोच फिंगर बल की कंपा देने वाली ठंडक से संरक्षित थी, उसमें न केवल कोई नुकसान नहीं दिखा बल्कि वह पहले की तुलना में ज्यादा चिकनी और नाजुक थी। यह एक छिपे हुए वरदान की तरह था। अरमान आहूजा को चिंता थी कि सत्यनाग के खून की बूंद बहुत ज्यादा हावी हो सकती है और लोच फिंगर बल को बाहर निकालते समय मायरा सिंघानिया के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने सत्य प्राण की एक धारा मायरा सिंघानिया के शरीर में प्रवाहित की और पूरे दिल से उसकी नाड़ियों की रक्षा की, ताकि उन्हें चोट न लगे और बाद में उसे साधना करने में कोई बाधा न आए। हालांकि दुर्वासा प्रताप सिंह को दुर्वासा प्रताप सिंह के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह अंततः सिर्फ एक नश्वर शरीर था।
भले ही उसने जिस लोड्स फिंगर की साधना की थी वह जय था, लेकिन सत्यनाग के खून का सामना करते समय ये स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था, जो हजारों वर्षों से भारत का प्रतीक रहा था। बिजली की गति से आगे बढ़ने से पहले गर्मधारा केवल कुछ देर के लिए मायरा सिंघानिया के घुटनों पर रुकी और तुरंत लोड्स फिंगर बल को मायरा सिंघानिया के शरीर से बाहर निकाल दिया। मायरा सिंघानिया ने एक दबी हुई कराह निकाली और फिर उसे अपना शरीर गर्म और आरामदायक महसूस हुआ, आराम का एक ऐसा एहसास जिसने उसे नींद में डुबो दिया। उसे नींद में डूबते देख अरमान आहूजा ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे कि वहां कोई और मौजूद ही न हो, जिससे लिविंग रूम में मौजूद आन्या ओबरॉय और देविका ओबरॉय भावनाओं के भंवर में उलझ गईं। तुरंत बाद अरमान आहूजा ने सहजता से पूछा, क्या तुम अभी भी इसे सौंपने का इरादा नहीं रखती हो? मायरा सिंघानिया पहले तो चौंक गई, फिर कोमलता और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ उसने अपनी दाहिनी आस्तीन से एक चांदी का हेयरपिन निकाला, उसे अरमान आहूजा को सौंपते समय बच्चों की तरह थोड़ा सा पाउट किया, जैसे कोई बच्चा कुछ गलत करने के बाद टीचर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मायरा सिंघानिया का ये बचकाना पक्ष पहली बार सामने आया था, जिससे लिविंग रूम में मौजूद चिराग ओबरॉय और आचार्य विद्युत के दिलों में भी हलचल मच गई। यहाँ तक कि यशवंत ओबरॉय को भी अपना बूढ़ा दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि उनके मन में मायरा सिंघानिया के प्रति कोई गलत भावना थी, बल्कि यह शुद्ध प्रशंसा थी। चांदी का हेयरपिन सौंपने के बाद मायरा सिंघानिया ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कब पता चला कि मेरी आस्तीन में चांदी का हेयरपिन छिपा है? मुझे रॉयल ड्रैगन पैलेस में ही पता चल गया था, अरमान आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मायरा सिंघानिया के चेहरे पर भ्रम की लकीर देखकर उसने तुरंत बहुत ही कोमलता के साथ समझाया, भले ही मैं उस समय और कुछ कहता, तुम विश्वास नहीं करती कि मैं तुम्हारे शरीर के लोड्स फिंगर को ठीक कर सकता हूँ। भले ही मैं जबरदस्ती तुम्हारा चांदी का हेयरपिन ले लेता तो तुम उसकी जगह कोई तांबे या सोने का हेयरपिन ढूंढ लेती। चूंकि ऐसा ही था तो बेहतर था कि पहले वापस आऊं, तुम्हें ठीक करूं और तुम्हें इसे व्यक्तिगत रूप से मुझे सौंपने दूं। अरमान आहूजा ने बोलते हुए वह चांदी का हेयरपिन मायरा सिंघानिया के बालों में लगा दिया, जहां वह उसके काले और चमकदार लंबे बालों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अरमान आहूजा की बातें सुनकर मायरा सिंघानिया बहुत भावुक हो गई और उसे बहुत नींद आने लगी। पिछले कुछ दिनों से लोड्स फिंगर बल से पीड़ित होने के कारण वह बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सो पाई थी। अब सत्यनाग के खून की गर्माहट से पोषित अपने पूरे शरीर के साथ वह हर जगह से आरामदायक और गर्म महसूस कर रही थी। जल्द ही उसकी आंखें खुली नहीं रह सकीं और वह उसकी बाहों में सो गई। अरमान आहूजा ने उसे धीरे से उठाया, उसे ऊपर बेडरूम में ले गया और नीचे लिटाने से पहले और फिर मन की शांति के साथ लिविंग रूम में लौटने से पहले उसके चारों ओर 4 सुरक्षा कवच बना दिए। यशवंत ओबरॉय और बाकी लोगों को थका हुआ और बुरी तरह से घायल देखकर ये जानते हुए कि यह पिछली बार तपस्वी त्रिवेदी के हमले के कारण था, उसने एक पर्चा लिखा और आचार्य विद्युत को सौंप दिया। उसे निर्देश देते हुए कहा, जाओ ये औषधीय सामग्री तैयार करो, जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा है। आचार्य विद्युत ने नुस्खा लिया, उसका चेहरा थोड़ा झिझक रहा था और उसने अरमान आहूजा से कहा, गुरुदेव यह बाहर जो कोहरा है। अरमान आहूजा मुस्कुराया और बोला, ये पर्वत रक्षक महान व्यू है जिसे मैंने अभी अभी स्थापित किया है, जिसे स्वर्ग की ओर लौटती बादलों की पताका कहा जाता है। मेरी अनुमति के बिना परमगुरु स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। उस कालनाग की अध्यक्षता में भले ही कोई सच्चा परमगुरु आ जाए, वह भी अपनी चमड़ी की एक परत खो देगा। तुम भरोसे के साथ अंदर आ जा सकते हो, कालनाग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर ओबरॉय परिवार के सभी सदस्यों की सांसें अटक गईं और उन्होंने आन्या ओबरॉय की ओर देखा। आज उनके अंदर आ पाने की क्षमता पूरी तरह से अरमान आहूजा की शिष्या होने के नाते उसके रिश्ते पर निर्भर थी, वरना 100 गुना हिम्मत देने पर भी वे अंदर घुसने की जुर्रत नहीं करते। ये जानना जरूरी है कि गार्डन में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने उस भयानक दबाव को महसूस कर लिया था। अगर अंत में अरमान आहूजा ने व्यक्तिगत रूप से दबाव को हटाने का कार्य नहीं किया होता तो कोहरे में कदम रखते ही वे उस अदृश्य शक्ति द्वारा कुचलकर मारे गए होते। अरमान आहूजा की बात सुनने के बाद आचार्य विद्युत ने विदा ली और खुशी खुशी वहां से चला गया। यशवंत ओबरॉय ने तब पूछा, महागुरु अरमान, क्या वह छोटा पिच ब्लैक जीव अभी सच में एक नाग था? अरमान आहूजा ने सिर हिलाया, फिर आन्या ओबरॉय से कहा, यह मेरा नया स्वीकार किया गया व्यक्तिगत शिष्य है। तकनीकी रूप से वह तुम्हारा जूनियर भाई है। क्या? लिविंग रूम में हर कोई हैरानी से चिल्ला उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अरमान आहूजा किसी को भी तुरंत हराने में सक्षम होने के अलावा वास्तव में भारतीय प्रतीक के प्रतीक एक नाग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। अगर यह खबर बाहर आ गई तो क्या ये देश भर में सनसनी नहीं फैला देगी? लेकिन जल्द ही वे अपने सदमे से बाहर आ गए, एक एक करके अरमान आहूजा के तरीकों की तारीफ करने लगे कि वे स्वर्ग में दुर्लभ हैं और पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं। आन्या ओबरॉय, जो अभी भी बचकानी थी, वह भी लिविंग रूम से बाहर भाग गई, खुशी से अपने सिर के ऊपर मंडराते सफेद कोहरे को देखकर जूनियर भाई चिल्ला रही थी।
अरमान आहूजा ने उनकी तारीफों को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय लिविंग रूम की फर्श से छत तक की खिड़की के माध्यम से आकाश को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जहां जहां उसकी नज़र गई, सफ़ेद कोहरा तेजी से छट गया और ऊपर तारों से भरा बिना चांद का रात का आसमान दिखाई देने लगा। उसके बाद अरमान आहूजा ने अपनी नज़र वापस ली और अपने चारों ओर तैरते हुए सितारों को देखा जिनमें कोई चांद नहीं था, और कुछ ऐसा कहा जिसने ओबरॉय परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से गूंगा कर दिया। यह एक आदर्श अंधेरी और तूफानी रात है, कत्ल और आगजनी का बिल्कुल सही समय। अध्याय 153। ये वो आशीर्वाद है जो उसने कई जन्मों में कमाया है। उसका पहले वापस आने का मुख्य कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि मायरा सिंघानिया अब लोड्सफिंगर की पीड़ा को सहे। इसलिए वह जो कुछ भी कर रहा था उसे छोड़ दिया और उसके शरीर से लोड्सफिंगर बल को दूर करने के लिए वापस आ गया। अब मायरा सिंघानिया ठीक है और पर्वत रक्षक महान व्यू स्थापित कर दिया गया है। अगर साधारण लोग उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम अपनी ताकत को नापना होगा। खाली समय मिलने के बाद अरमान आहूजा को स्वाभाविक रूप से विशाल मेहरा से अपना वादा पूरा करना था। आज से शिवगढ़ में कोई मेहरा परिवार नहीं रहेगा। ओबरॉय परिवार के सदस्यों को विदा करने के बाद अरमान आहूजा ने पर्वत रक्षक महान व्यू स्वर्ग की ओर लौटती बादलों की पताका को सक्रिय किया। वह विला की ओर वापस नहीं मुड़ा, बल्कि पहाड़ी हवा का सामना करते हुए और तारों की रोशनी पर चलते हुए कदम दर कदम पहाड़ के नीचे उतरा। कुबेर एन्क्लेव शिवगढ़ का एक प्रसिद्ध विला क्षेत्र है। इसकी स्थिति की तुलना स्वाभाविक रूप से राजवंश एन्क्लेव और सूर्यवंशी एस्टेट से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अभी भी एक धनी क्षेत्र है जहां हम लोग 10 जन्मों तक काम करने के बाद भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ के निवासियों को शिवगढ़ का मध्य घेरा माना जाता है। वे राजवंश एन्क्लेव की तरह शीर्ष स्तर पर नहीं हैं, लेकिन उनके नीचे के आम लोगों की तुलना में वे काफ़ी अधिक और ऊंचे हैं। मेहरा परिवार, जहां विशाल मेहरा रहता है, कुबेर एन्क्लेव में सबसे स्पष्ट स्थिति में स्थित है। विशाल शिवगढ़ में कॉस्मेटिक्स बिक्री चैनलों के 80% हिस्से को नियंत्रित करने वाले मेहरा परिवार के पास स्वाभाविक रूप से विला क्षेत्र में सबसे अच्छा स्थान घेरने की योग्यता और ताकत है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन मेहरा परिवार का विला पूरी तरह से रोशन था। मेहरा परिवार के सभी सदस्य, बूढ़े और जवान, लिविंग रूम के बाईं ओर बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे, मानो किसी महत्वपूर्ण पल के आने का इंतजार कर रहे हों। उनके सामने लिविंग रूम के दाईं ओर गहरे नीले और काले कपड़े पहने आदमियों की 2 या 3 पंक्तियां खड़ी थीं। इन काले कपड़ों की बाईं छाती पर प्रतापी अखाड़ा के 4 बड़े अक्षर लिखे थे। उनके सामने पट्टियों में लिपटे हाथों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। यह उनका गुरु प्रताप तोमर था। लिविंग रूम में सम्मान की सीट पर बैठा व्यक्ति विशाल मेहरा होना चाहिए था, जो मेहरा परिवार का वर्तमान प्रमुख था। लेकिन आज रात सम्मान की सीट पर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी मांसपेशियां और नसें उभरी हुई थीं और उसकी कनपटियां प्रमुखता से उभरी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह बाह्य बल कुंग-फू में मास्टर था। बूढ़े आदमी का नाम दिग्विजय मेहरा था, जो विशाल मेहरा का पिता था और मेहरा परिवार का पिछला प्रमुख था। तथ्य यह है कि मेहरा परिवार अब शिवगढ़ में कॉस्मेटिक्स बिक्री चैनलों के 80% हिस्से को नियंत्रित करता है। यह उस साम्राज्य के कारण है जिसे उसने और उसके आदमियों ने उस समय एक एक कदम करके बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। हालांकि उसने मेहरा परिवार को बहुत कम उम्र में विशाल मेहरा को सौंप दिया था और पूरी तरह से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। वह आज सो चुका था, लेकिन विशाल मेहरा की दस्तक से जाग गया। उसने शुरू में सोचा था कि उसके बेटे ने व्यापार में परेशानी पैदा कर दी है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने केवल उस बेकार घरजमाई को उकसाया था जिसका नाम अरमान आहूजा था। उसने तुरंत विशाल मेहरा को एक कड़ी फटकार लगाई, लेकिन अपने बेटे का विवरण सुनने के बाद वह थोड़ा अनिश्चित हो गया। आखिरकार जिन लोगों का उसने सामना किया था उनमें से कोई भी एक ही आंसू से पूरी दीवार को नहीं तोड़ सकता था। अपने बेटे विशाल मेहरा की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि विशाल मेहरा कहानियां बना रहा था। आखिरकार केवल प्रतिद्वंद्वी को काफ़ी शक्तिशाली बताकर ही वह डांट खाने से बच सकता था। उसने मूल रूप से खुद कार्रवाई करने का इरादा किया था, लेकिन वह विशाल मेहरा के बार बार मना करने का विरोध नहीं कर सका, जो वर्णन करता रहा कि प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक था। सुरक्षा के लिहाज से उसने फिर भी अपने मार्शल भतीजे गुरु प्रताप तोमर को बुला लिया। उनके प्रतापी अखाड़े में बहुत से लोग थे। भले ही उनमें से कुछ ही वास्तव में लड़ सकते थे, लेकिन वे मनोबल बढ़ाने और जगह भरने में पूरी तरह से सक्षम थे। जूनियर मार्शल अंकल, वो प्रतिद्वंद्वी आखिर कौन है जिसके लिए इतनी बड़ी सेना की जरूरत है, जिसने तुम्हें भी व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया है? गुरु प्रताप तोमर ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार गुरु प्रताप तोमर स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके जूनियर मार्शल अंकल दिग्विजय मेहरा की क्षमता उससे कहीं बेहतर थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता था कि वह पिछले 1 दशक से एकांत में कड़ा अभ्यास कर रहा था और वज्रकाया महागुरु का सही अर्थ भी जान चुका था।
उसे उस दायरे में पहले से ही एक पैर रखने वाला माना जाता था, जिससे वह उसके अपने अर्ध वज्रकाया महागुरु स्तर से कहीं ज्यादा असली था। इसलिए उसके व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के साथ तार्किक रूप से नतीजा पहले से ही पता होना चाहिए था, चाहे विशाल शिवगढ़ में प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। चूंकि ऐसा था तो उसे अपने साथ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या ये संभव है कि प्रतिद्वंद्वी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व था, इतना शक्तिशाली कि खुद बुजुर्ग भी उसे संभाल नहीं सके? दिग्विजय मेहरा तुरंत ये सुनकर गुरु प्रताप तोमर के छिपे हुए अर्थ को समझ गया और समझाया, बस एक बेकार घरजमाई है, अरमान नाम का। बात बस इतनी है कि लगता है उसे हाल ही में कुछ ताकतों का समर्थन मिल गया है। मुझे डर है कि वह आते समय लोगों को साथ ला सकता है, इसलिए मैंने अपने भतीजे को मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आने को कहा। ये सुनकर गुरु प्रताप तोमर मन ही मन शांत हो गया, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत देर बाद उसे अचानक याद आया कि जिस लड़के ने उस दिन वज्रकाया महागुरु कहे जाने वाले बलवान प्रताप सिंह को एक ही उंगली से हरा दिया था, उसका भी एक बेकार घरजमाई के रूप में मजाक उड़ाया गया था और उसका नाम भी अरमान लग रहा था। लेकिन जल्द ही गुरु प्रताप तोमर ने अपना सिर हिलाया, खुद से सोचते हुए, वह महागुरु अरमान है, वह सुपर एक्सपर्ट जिसे दुर्वासा प्रताप सिंह ने विशेष रूप से द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी। वह मेहरा परिवार जैसी छोटी मछली के साथ क्यों उलझेगा? उस दिन महागुरु अरमान के साथ लड़ने के विचार ने गुरु प्रताप तोमर को गर्व से भर दिया। हालांकि महागुरु अरमान ने अंत में उन पर एक नज़र भी नहीं डाली, लेकिन अगर यह खबर बाहर आ गई तो यह उनके प्रतापी अखाड़े के लिए बिल्कुल गर्व की बात होगी। जूनियर मार्शल अंकल, तुम सच में बहुत विनम्र हो। भले ही हमारे अखाड़े के शिष्य नहीं आते, प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। इसके अलावा मेरे हाथों की इस स्थिति के साथ मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। गुरु प्रताप तोमर अपने दिल के संदेह दूर करने के बाद काफी रिलैक्स हो गया था। दिग्विजय मेहरा को गुरु प्रताप तोमर की चापलूसी बहुत अच्छी लगी। उसने विनम्र होने का जरा सा भी इरादा किए बिना खुद ही सिर हिलाया। उसने गुरु प्रताप तोमर से बस इतना ही कहा, भतीजे, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय तुम्हारे हाथों में चोट लग गई? उसने यह बात गुरु प्रताप तोमर को पर्याप्त इज्जत देने के लिए कही थी। आखिरकार गुरु प्रताप तोमर का भैरव देशमुख के साथ अच्छा रिश्ता था और भैरव देशमुख ओबरॉय परिवार का सदस्य था। इस संबंध को देखते हुए उसने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम्हें सच में लगता था कि दिग्विजय मेहरा ने गुरु प्रताप तोमर को इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि वह उसके प्रतापी अखाड़े की ताकत को महत्व देता था? वह केवल उसके पीछे भैरव देशमुख और भैरव देशमुख के पीछे ओबरॉय परिवार को महत्व देता था। लेकिन गुरु प्रताप तोमर ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे बलवान प्रताप सिंह ने पीटा था। क्या? दिग्विजय मेहरा ने तुरंत मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। उसने झटपट पूछा, बलवान प्रताप सिंह? विक्रम मल्होत्रा के बगल वाला बलवान प्रताप सिंह? तुमने उससे लड़ाई की? कौन जीता और कौन हारा? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दिग्विजय मेहरा इतना उत्तेजित था। बलवान प्रताप सिंह सच में बहुत प्रतिभाशाली था, जिसने इतनी कम उम्र में पहले ही वज्रकाया महागुरु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। गुरु प्रताप तोमर ने अपना सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर मार्शल अंकल, जीतने या हारने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे भतीजे को उसने पूरी तरह से कुचल दिया था। उसने एक ही चाल में मेरे दोनों हाथों को अपाहिज कर दिया। खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। लगभग आधी रात हो चुकी है, क्या प्रतिद्वंद्वी अभी भी आ रहा है? दिग्विजय मेहरा अभी बलवान प्रताप सिंह की शक्ति पर आहें भर रहा था। उसकी युद्ध शक्ति से बेहद ईर्ष्या कर रहा था। चुपकर सोच रहा था कि अगर उसके पास ऐसा रवैया होता तो कितना अद्भुत होता। गुरु प्रताप तोमर का सवाल सुनकर उसने दीवार घड़ी की ओर देखा और फिर कहा, उस लड़के ने कहा कि वह हमारे मेहरा परिवार को नष्ट करना चाहता है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर वह आज नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने आने की जुर्रत की तो मैं सीधे उसके तीनों पैर तोड़ दूंगा। क्या बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मेरे बेटे को उसकी पत्नी पसंद आ गई? ये तो वो सौभाग्य है जो उसने कई जन्मों में कमाया है, फिर भी वह ऐसी बकवास करने की हिम्मत करता है। वह सच में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। जैसे ही उसने बात खत्म की, विला के लिविंग रूम का मुख्य दरवाजा एक धमाके के साथ फट गया और सफ़ेद कपड़ों वाला एक लड़का दरवाजे के बाहर से चुपचाप अंदर आ गया। उसके कपड़ों के कॉलर पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके शरीर के चारों ओर बड़े और छोटे तारे तैर रहे थे, जिनकी संख्या कुल 71 थी। इतना अच्छा सौभाग्य मैं तुम मेहरा परिवार के सदस्यों को भी इसका अनुभव करने दूंगा। जब गुरु प्रताप तोमर ने सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के का चेहरा देखा तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एक धड़ाम की आवाज़ के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अध्याय 154, ऐसा सौभाग्य, क्या तुमने इसका अनुभव किया है? ये देखकर कि उसके परिवार का मुख्य द्वार टुकड़े टुकड़े हो गया था, दिग्विजय मेहरा ने तुरंत सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ये कमीना कहाँ से आया है जो हमारे मेहरा परिवार के गेट को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है?
क्या तुम्हें शिवगढ़ में हमारे मेहरा परिवार की हैसियत पता है? मेरा विश्वास करो या नहीं, ये बुरा आदमी मिनटों में तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। दिग्विजय मेहरा ने इतनी बड़ी बातें कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने देखा कि आने वाला लड़का बहुत छोटा था, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में भले ही सामने वाला दरवाजे को तोड़ सकता हो, वह इतना शक्तिशाली नहीं होगा क्योंकि उम्र एक बड़ा नुकसान थी। इसके अलावा शिवगढ़ में उसने कभी किसी ऐसे युवा के बारे में नहीं सुना था जो अपने दम पर खड़ा हो सके। दिग्विजय मेहरा ने स्पष्ट रूप से देखा कि सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के के पीछे कोई नहीं था। मतलब वह अकेला आया था। चूंकि वह अकेला था इसलिए उसे संभालना बहुत आसान होगा। मानव लहर की रणनीति के साथ भी उसकी तरफ के लोग उसे सिर्फ थूक कर डुबा सकते थे। हालांकि इस क्षण उसने देखा कि गुरु प्रताप तोमर, जो समर्थन दिखाने के लिए शिष्यों के एक समूह के साथ आया था, अचानक सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के के सामने धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। केवल वही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े कुछ शिष्य भी सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के को देखते ही बिना एक शब्द कहे घुटनों के बल बैठ गए। ये दृश्य पूरी तरह से अजीब था। ये सब क्या बकवास चल रही है? दिग्विजय मेहरा दंग रह गया था और मेहरा परिवार के सभी सदस्य भी दंग थे। उन्होंने अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया था और उनके अपने सहयोगियों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। तुम प्रतापी अखाड़े के मशहूर गुरु हो। अपने बाह्य बल कुंग-फू के साथ तुमने शिवगढ़ के सभी छोटे बड़े मार्शल आर्ट्स अखाड़ों को हरा दिया है। अब एक साधारण से लड़के ने तुम्हारे पैरों को थरथराने पर मजबूर कर दिया। मेहरा परिवार के सदस्य उसे बेहद नफरत से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मन कर रहा था कि दौड़कर जाएं और गुरु प्रताप तोमर को अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लात मारें। अरमान आहूजा ने दिग्विजय मेहरा की बातें सुनी और उसे जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसे यहाँ गुरु प्रताप तोमर के दिखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जल्दी ही इस बात को स्वीकार कर लिया। आखिरकार शिवगढ़ सिर्फ इतना ही छोटा इलाका था और विभिन्न ताकतों का आपस में जुड़ा होना तय था। वह और मेहरा परिवार दोनों मध्य स्तरीय हलकों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए कुछ बातचीत होना स्वाभाविक था। उसे बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गुरु प्रताप तोमर उसे अभी भी याद रखता है, और उनकी पहली मुलाकात पर वह तुरंत धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। किसी को भी पता होना चाहिए कि उसके घुटने टेकने से मूल रूप से यह पुष्टि हो गई कि वह मेहरा परिवार का पक्ष नहीं लेगा। दिग्विजय मेहरा को भी यह बात पता थी, इसलिए उसने अरमान आहूजा का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, बल्कि कुछ कदम आगे बढ़कर भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, भतीजे, इसका क्या मतलब है? वह एक लड़का है जिसके अभी पूरी तरह से बाल भी नहीं उगे हैं, तुम उससे क्यों डर रहे हो? न केवल दिग्विजय मेहरा ऐसा सोचता था, बल्कि गुरु प्रताप तोमर के पीछे खड़े शिष्य भी ऐसा ही सोचते थे। वे संजोग से प्रशिक्षुओं का वो समूह थे जो उस दिन भैरव देशमुख का समर्थन करने के लिए गुरु प्रताप तोमर के पीछे नहीं गए थे। वरना गुरु प्रताप तोमर और उनके वरिष्ठ भाइयों की तरह वे भी सीधे घुटने टेक देते और उठने से इनकार कर देते। बिल्कुल गुरुजी, वह सिर्फ एक छोटा लड़का है, तुम उससे किस बात के लिए डर रहे हो? तुम क्या जानते हो? क्या गुरुजी डरे हुए हैं? वो स्पष्ट रूप से पुरानी चोट से उबर नहीं पाए हैं और उनका पैर फिसल गया है। गुरुजी, आओ जल्दी उठो, तुम पहले बैठ जाओ। इस लड़के के लिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी। मैं आगे जाकर आसानी से इसे संभाल सकता हूँ। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। ... ये बातें सुनकर गुरु प्रताप तोमर को मरने का मन करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहरा परिवार सभी लोगों में से इस हत्यारे देवता को उकसाएगा। ये वह व्यक्ति था जिसने एक ही उंगली से बलवान प्रताप सिंह के वज्रकाया महागुरु को तोड़ दिया था। तुम्हारे मेहरा परिवार में 100 सालों से कोई बलवान प्रताप सिंह नहीं हुआ है, तुम उससे किस बात से लड़ोगे? किसी भी मामले में गुरु प्रताप तोमर ने उन शिष्यों को फटकार लगाई जिन्होंने उसे उठने में मदद करने की कोशिश की थी, और उसके पीछे प्रतापी अखाड़े के बाकी शिष्यों को घुटने टेकने का आदेश दिया, अन्यथा उन्हें अखाड़े से निकाल दिया जाएगा। कुछ खड़े हुए शिष्य थोड़े घमंडी थे और उन्होंने अपने से छोटे लड़के के सामने घुटने टेकने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। भले ही इसका मतलब मार्शल आर्ट संप्रदाय से निकाला जाना हो, उन्होंने दृढ़ता से घुटने टेकने से इनकार कर दिया और गुरु प्रताप तोमर से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ कौशल सीखने आया था, दूसरों के सामने घुटने टेकने नहीं। अगर सामने वाला कोई ताकतवर इंसान होता तो बात अलग थी, लेकिन अहम बात यह है कि सामने वाला अभी भी एक हाई स्कूल का छात्र है। मैं निश्चित रूप से इस तरह का कौशल नहीं सीख सकता। गुरुजी, कृपया इस नालायक शिष्य को माफ कर दें, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ये बुलाऊंगा। आज से तुम और मैं एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। किसी ने पहल की और जल्द ही दूसरे शिष्य जो पहले ही घुटने टेक चुके थे वे खड़े हो गए, प्रतापी अखाड़े के साथ संबंध तोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। ये देखकर गुरु प्रताप तोमर बार बार आहें भरता रहा, अफसोस जताते हुए कि वे अभी भी बहुत छोटे थे और इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि असली ताकत क्या होती है।
उसने हैरान दिग्विजय मेहरा की ओर देखा और उससे कहा, जूनियर मार्शल अंकल, तुम्हें बलवान प्रताप सिंह का स्वभाव पता होना चाहिए। कोई भी मार्शल आर्ट वाला जो उसे उकसाता है वह कम से कम उन्हें पूरी तरह से अपाहिज कर देता है। ये देखते हुए तुम्हें क्या लगता है कि मैं, जिसने उससे लड़ाई की, अपेक्षाकृत सुरक्षित पीछे हटने में सक्षम कैसे था? दिग्विजय मेहरा उस समय वहां नहीं था, तो उसे ये सब कैसे पता होगा? वह वास्तव में पहले ही शक्की हो गया था, क्योंकि जिस किसी ने भी बलवान प्रताप सिंह से लड़ाई की थी उसने मूल रूप से अपनी बाकी की जिंदगी अस्पताल में बिताई थी। उसने पहले सोचा था कि उसके भतीजे की ताकत पर्याप्त थी, यही वजह थी कि वह खतरे से बचने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई और छिपा हुआ कारण था। क्या ऐसा हो सकता है? दिग्विजय मेहरा को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सफेद कपड़ों वाले लड़के को देखा जो दरवाजे से धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। गुरु प्रताप तोमर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा लालसा से भर गया और उसने कहा, बलवान प्रताप सिंह की अभेद्य वज्रकाया के टूटने की खबर प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई है। तुमने जरूर सुना होगा। क्या तुम्हें पता है कि बलवान प्रताप सिंह की संपूर्ण अभेद्य वज्रकाया को किसने तोड़ा था? दिग्विजय मेहरा ने जितना सुना वह उतना ही ज्यादा चिंतित हो गया और उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। हालांकि उसने पहले ही थोड़ा अंदाजा लगा लिया था, फिर भी उसने उम्मीद की एक किरण के साथ पूछा, क्या ऐसी अफवाह नहीं है कि महागुरु अरमान ने ऐसा किया था? गुरु प्रताप तोमर ने यह सुनकर ठंडी आह भरी और कहा, दिग्विजय मेहरा, तुम अंधे हो और एक असली कालनाग को नहीं पहचानते। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ नीचे मत घसीटो। इस बार उसने दिग्विजय मेहरा को जूनियर मार्शल अंकल कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि उसे उसके पूरे नाम से बुलाया, स्पष्ट रूप से उसके साथ संबंध तोड़ने का इरादा रखते हुए। बोलने के बाद गुरु प्रताप तोमर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने घुटनों के बल कुछ कदम आगे चला, अपने हाथ आगे की ओर फैलाए, हथेलियां नीचे की ओर और आगे की ओर झुका, खुद को 5 सूत्री अभिवादन में जमीन पर झुका लिया और जोर से चिल्लाया, प्रतापी अखाड़े का गुरु प्रताप तोमर अपने सभी शिष्यों के साथ महागुरु अरमान का अभिवादन करता है। क्या वह महागुरु अरमान है? हॉल में मौजूद हर किसी की सांसें अटक गईं और हैरानी भरी आवाजें निकलने लगीं। दिग्विजय मेहरा की आंखें और भी ज्यादा चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया, बार बार असंभव बड़बड़ाने लगा। काफी देर बाद वह अंततः गुरु प्रताप तोमर पर चिल्लाया, गुरु प्रताप तोमर, कमीने, तुमने मुझे धोखा देने की जुर्रत की। ये छोटा लड़का मशहूर महागुरु अरमान कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, ये चालें चलने में तुम्हारा क्या इरादा है? गुरु प्रताप तोमर नहीं उठा, बल्कि जमीन पर झुका रहा, अपना सिर घुमाकर दिग्विजय मेहरा की ओर देखा, उसकी आंखें दया से भरी थीं और बोला, मैं उस दिन वहां था और मेरे अधिकांश शिष्य भी वहीं थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि सफेद कपड़ों वाले इस लड़के ने सिर्फ एक उंगली से बलवान प्रताप सिंह की अभेद्य वज्रकाया को तोड़ दिया। दर्जनों लोगों की आंखों के सामने ये झूठा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी हॉल में मौजूद मेहरा परिवार के सदस्यों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह युवक महागुरु अरमान था, विशेष रूप से विशाल मेहरा, जिसने ये सब सुनने के बाद अपने पिता से एक बेतुकी बात तक कह दी, पिताजी, उनकी बकवास मत सुनो। वह सिर्फ एक घरजमाई है जिसे वह कुतिया मायरा सिंघानिया लेकर आई है। तुम्हारे कौशल के साथ क्या उसे मारना काफी से ज्यादा आसान नहीं है? दिग्विजय मेहरा भी थोड़ा असंतुष्ट था, इसलिए वह चिल्लाया, सच या झूठ एक परीक्षण के बाद हमें पता चल जाएगा। उपरोक्त सभी, हालांकि देखने में जटिल लग रहे थे, वास्तव में बस कुछ ही वाक्यों में घटित हुए। जैसे ही दिग्विजय मेहरा बोला, उसने फर्श पर अपना पैर पटका, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस बल का उपयोग करते हुए उसका शरीर तुरंत आगे की ओर उछला, एक मुक्का बढ़ाते हुए अरमान आहूजा के सिर की ओर प्रहार किया। ये देखकर गुरु प्रताप तोमर ने अपना सिर पीछे घुमाया, जमीन पर झुका रहा, धीरे से आहें भर रहा था और कुछ नहीं बोला। और अरमान आहूजा ने भी थोड़ा सिर हिलाया, कहा, चूंकि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहे हो तो मैं तुम्हें सौभाग्य की एक बूंद दूंगा। वह हिला नहीं, उसने बस अपनी नजर थोड़ी घुमाई, अपने सामने तैरते हुए एक तारे को देखा। वह तारा एक गोली की गति से भी तेज दिग्विजय मेहरा के माथे को चीरता हुआ निकल गया। उसका शरीर, जो आधे रास्ते तक दौड़ चुका था, जमीन पर गिर पड़ा। अत्यधिक आगे की गति के कारण वह कई बार लुढ़का और अरमान आहूजा के पैरों तक पहुंचने पर ही रुका। वह मर चुका था, फिर भी उसके शरीर पर मामूली सा घाव या खून का धब्बा नहीं था। अरमान आहूजा ने अपना एक पैर उठाया और दिग्विजय मेहरा की लाश पर रख दिया। उसका चेहरा भावहीन था और उसने धीरे से कहा, क्या तुमने ऐसे सौभाग्य का अनुभव किया है? एक ही नज़र से अरमान आहूजा ने एक मास्टर को मार डाला जिसका एक पैर वज्रकाया महागुरु क्षेत्र में था। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, उनके शरीर डर से कांपने लगे। प्रतापी अखाड़े के जो शिष्य खड़े थे वे सभी राख की तरह पीले पड़ गए, पछता रहे थे कि वे अभी क्यों खड़े थे। जब तक वे घुटने टेकना चाहते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
क्योंकि प्रतापी अखाड़े के घुटने टेकने वाले शिष्यों ने पहले ही उनके साथ एक रेखा खींच ली थी और अब उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और पूरा मेहरा परिवार कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगा। हॉल में घुटने टेककर अरमान आहूजा से रहम की भीख मांगने लगा। अरमान आहूजा अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसका पैर दिग्विजय मेहरा की लाश पर था, उसका चेहरा शांत था। उस समय मायरा सिंघानिया ने जितने आंसू बहाए थे, अब उतनी ही जिंदगियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पलक झपकते ही अरमान आहूजा के चारों ओर से 10 से अधिक आंसुओं की बूंदें उड़ गईं। शोर मचाने वाला हॉल तुरंत शांत हो गया। केवल विशाल मेहरा जमीन पर घुटनों के बल बैठा, कांपता हुआ और बार बार बड़बड़ाता हुआ रह गया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन कुछ ही देर में मुझे लगता है तुम मुझसे तुम्हें मारने की भीख मांगोगे। ऐसा कहने के बाद अरमान आहूजा ने अपनी उंगली से इशारा किया और काल नाग के खून की ऊर्जा का एक अंश विशाल मेहरा के शरीर में प्रवेश कर गया। लगभग उसी समय 130 किलो से अधिक वजन वाली मोटी औरतों का एक समूह उत्तेजक कपड़े पहने हुए दरवाजे के बाहर से अंदर भागता हुआ आया। हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें अरमान आहूजा का निर्देश मिला और एक एक करके वे विशाल मेहरा की ओर इस तरह भागी जैसे भूखी हों। ये देखकर विशाल मेहरा को अरमान आहूजा का इरादा तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि उसे पहले ही अपने शरीर में कुछ अविश्वसनीय बदलाव महसूस होने लगे थे और ये वे बदलाव थे जिन्हें सभी पुरुष हमेशा के लिए पाना चाहते थे। विशाल मेहरा नाग का मुख होता है। हालांकि यह खून की ऊर्जा का सिर्फ एक अंश है, लेकिन इसका प्रभाव उस दवा से सैकड़ों गुना बेहतर है जो तुमने इस्तेमाल की थी। कृपया धीरे धीरे इस सौभाग्य का आनंद लो। इसके साथ अरमान आहूजा मुड़ा और निकल गया। पीछे से कपड़े फटने की आवाजें और विशाल मेहरा की दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं। ठीक इसी समय मेहरा परिवार के मुख्य हॉल की दीवार घड़ी ने घंटे की घंटी बजाई। कुल मिलाकर ये ठीक 12 बजी। आज से शिवगढ़ में कोई मेहरा परिवार नहीं रहेगा। अरमान आहूजा ने अपनी बात रखी। अध्याय 155, क्या तुम मायरा दीदी के लायक हो? चौंकाने वाला। कुबेर एन्क्लेव में एक प्रमुख परिवार का प्राइवेट विला रात भर में जलकर खाक हो गया, जिससे पूरा परिवार, छोटा हो या बड़ा, इतनी बुरी तरह जल गया कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया। अगले दिन पूरा शिवगढ़ इसी खबर से भरा हुआ था। सभी प्रमुख पोर्टल वेबसाइटों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी को आग से बचाव पर ध्यान देने की सलाह दी, ये चेतावनी देते हुए कि विला में रहने से भी आपदा से सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। इस वजह से कुछ आम लोगों को यहाँ तक कि थोड़ा घमंड महसूस होने लगा, ये सोचते हुए कि विला में कोई खास बात नहीं है और उनकी आग से लड़ने की क्षमता उनके अपने ईंट के घरों से कम विश्वसनीय है। अंगूर खट्टे हैं वाली मानसिकता का एक शानदार उदाहरण। हालांकि आम जनता को यह नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। शिवगढ़ के उच्च और मध्यम वर्ग एक बात समझ गए थे, शिवगढ़ में मेहरा परिवार अब मौजूद नहीं है। उनके कॉस्मेटिक बिक्री चैनल एक बार फिर से एक विशाल केक बन गए थे, जो विभिन्न टाइकून द्वारा बांटे जाने का इंतजार कर रहे थे। जब मायरा सिंघानिया उठी और सुबह नीचे गई तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर भाप से पका हुआ अंडा और लीन मीट का दलिया, अंडे और दूध पहले से ही रखा हुआ था, जबकि अरमान आहूजा सोफे पर बैठकर चीनी मिट्टी की एक छोटी बोतल से खेल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी सोच में डूबा हो। चीनी मिट्टी की वह बोतल उस उत्पाद को रखने के लिए थी जिसे वे लॉन्च करने वाले थे। उसने कई डिज़ाइन बनवाए थे, लेकिन अभी भी वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा चुने। अगर बोतल बहुत मोटी थी तो वह भारी दिखेगी, अगर यह बहुत पतली थी तो यह कम लागत प्रभावी लगेगी, और भले ही यह न मोटी हो न पतली, लोगों को इसमें विशिष्टता की कमी लग सकती है, जिससे निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह बोतल सबसे अच्छी है? मायरा सिंघानिया ने पास जाकर अरमान आहूजा के बगल में बैठते हुए कहा। उनके बीच जो दूरियां मौजूद थीं वे धीरे धीरे मिट रही थीं, इसलिए उसके बगल में बैठना पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था, बिना किसी अजीबपन या शर्मिंदगी के। अरमान आहूजा के हाथ में एक लंबी, पतली नीले और सफ़ेद रंग की चीनी मिट्टी की बोतल थी जो कुछ अनोखी लग रही थी। इस बात ने मायरा सिंघानिया को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि इस पल से पहले उसने इस विशेष नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल के बारे में कुछ भी खास ध्यान नहीं दिया था। अरमान आहूजा के हाथ में आते ही यह इतनी अलग क्यों लग रही थी? क्या यह उस इंसान से प्यार करने और उससे जुड़ी हर चीज़ से प्यार करने वाली बात थी? अरमान आहूजा ने उसकी उलझन को भांप लिया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बोतल सबसे खास है? हालांकि मायरा सिंघानिया हैरान थी, उसने सिर हिलाया और अपनी उलझन व्यक्त की। ये सुनकर अरमान आहूजा मुस्कुराया और बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चीनी मिट्टी की बोतल के अंदर कुछ है। मायरा सिंघानिया ने अरमान आहूजा द्वारा दी गई नीले और सफ़ेद रंग की चीनी मिट्टी की बोतल ली और उसे धीरे से हिलाया। इससे सच में कुछ टकराने की तेज आवाज़ें आईं, मानो बोतल में छोटे छोटे मोती हों। चूंकि वह देख नहीं सकती थी कि अंदर क्या है, उसने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? मेरे अपराध का कुछ सबूत, अरमान आहूजा ने कहा, जो बहुत ही गंभीर और ईमानदार लग रहा था। डरी हुई मायरा सिंघानिया ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पूछा, कौन सा अपराध?
ये सुनकर अरमान आहूजा ने हाथ बढ़ाया और मायरा सिंघानिया के खूबसूरत चेहरे को धीरे से सहलाया, प्यार से कहा, उन पलों का सबूत जब मैं तुम्हारी रक्षा करने में असफल रहा। इसके अंदर वो आंसू हैं जो तुमने कल रात बहाए थे। मैंने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें बूंद बूंद करके सील कर दिया है, ताकि मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रख सकूं, जो मुझे याद दिलाएगा कि मैं अभी भी बेहतर कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उस पल में मायरा सिंघानिया वास्तव में बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे, उन्हें लगा कि किसी चीज़ ने उन्हें कसकर सिल दिया है। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह एक भी शब्द अपने होठों से बाहर नहीं निकाल सकी। हालांकि उसे अरमान आहूजा से पता चल गया था कि बोतल के अनोखे दिखने का कारण उसकी तथाकथित गुप्त तकनीक थी, लेकिन वह बात अब उसके लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी। अब उसे इस बात की ज़्यादा परवाह थी कि अरमान आहूजा ने अभी जो बातें कही थीं, उसका उसे कैसे जवाब देना चाहिए, जो काफ़ी हद तक प्यार के इकरार जैसा लग रहा था। ठीक उसी समय जब उसने आखिर में अरमान आहूजा को वे 3 जादुई शब्द कहने की हिम्मत जुटाई, तो वह पहले ही बोल पड़ा, खड़ा हुआ और पूछा, चलो नाश्ता ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। ये सुनकर मायरा सिंघानिया को निराशा और अपराध बोध का एक अजीब सा मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही उसने इसे जाने दिया, ये सोचते हुए, उसने मुझे ठीक कर दिया है। हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे पास उसे धीरे धीरे बताने के लिए पूरी जिंदगी है। इसलिए मायरा सिंघानिया ने अरमान आहूजा की ओर देखा और बस एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल आईसीयू वार्ड। शेरा और ठाकुर रुद्रपाल अपने बिस्तरों पर लेटे थे, दोनों अपने ऊपर पीली छत को घूर रहे थे, बार बार आहें भर रहे थे। हे शेरा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु उस नर्क से बच सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता है कि तपस्वी त्रिवेदी पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनके गुरु दुर्वासा प्रताप सिंह कितने शक्तिशाली होंगे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु उसे हरा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आह, मुझे बताओ, क्या मेरे गुरु हमें बचाने आएंगे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरे शेरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। अगर तुमने दोबारा कुछ नहीं कहा, तो क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें कोड़े मारकर मार डालूंगा? ठाकुर रुद्रपाल आग बबूला हो गया था। जब से उसे पता चला था कि मायरा सिंघानिया की रक्षा करते समय शेरा भी घायल हो गया था, उसने लगातार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कई दिन बीत गए थे और उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया था। ठाकुर रुद्रपाल के बात खत्म करते ही एक नर्स पास आए, अपने हाथ में खाली सिरिंज को हिलाया और उसे हल्के से डांटते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त शेरा के अंगों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। उसे तुम्हें जवाब देने की ताकत कहाँ से मिलेगी? अगर तुमने एक और आवाज़ निकाली, तो क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें कोड़े मारकर मार डालूंगी? ठाकुर रुद्रपाल की हैसियत को देखते हुए उसने कभी किसी छोटी लड़की से धमकी मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वह अपना कोड़ा उठाने वाला था, उसकी छाती में एक फाड़ देने वाला दर्द उठा, जिससे उसने तुरंत पुराना खून उगल दिया। इससे नस डर गई और चिल्लाने लगी, डॉक्टर समर कपूर, डॉक्टर समर कपूर। वह काफ़ी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन डॉक्टर समर कपूर नहीं आए। इसके बजाय उसकी आवाज़ ने एक युवक और युवती का ध्यान खींचा। उसने महिला को पहचान लिया, वो मायरा सिंघानिया थी, जिसे उसने तब देखा था जब ओबरॉय परिवार के सदस्यों ने उसे पिछली बार भेजा था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन बचे हैं? वह पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ क्यों लग रही है? फिर उसके बगल में खड़े आदमी को देखकर नस तुरंत समझ गई कि मायरा सिंघानिया इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गई थी। उसने पिछली बार सफ़ेद कपड़ों वाले इस लड़के को शेरा को ठीक करने के लिए चमत्कारी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए देखा था, इसलिए उस पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा था और वह हमेशा उसे अपना आदर्श मानती थी। उसे फिर से देखकर वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अरमान आहूजा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे शेरा और ठाकुर रुद्रपाल के बिस्तरों के बीच चला गया, छोटी मूल प्राण रक्षक गोली वाली एक और नीली और सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल निकालते हुए, जिसे उसने रात भर में तैयार किया था। शेरा 2 गोलियां खाने के बाद ठीक हो गया, जबकि ठाकुर रुद्रपाल 5 गोलियां खाने के बाद बमुश्किल ठीक हुआ, जिससे उसके शरीर के भीतर मौजूद प्रचुर प्राण ऊर्जा वापस आ गई। एक परम गुरु और एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद जो दोनों आदमी व्यवहारिक रूप से मर चुके थे, वे सीधे बिस्तर से उठे और अरमान आहूजा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वार्ड के मेडिकल स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। काश वे खुद को थप्पड़ मार पाते ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कोई सपना नहीं देख रहे हैं। आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर समर कपूर ने अरमान आहूजा को उन दोनों को ले जाते देखा। पिछली बार से सबक लेते हुए उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और बस उन्हें जल्दी से आईसीयू से बाहर जाने दिया। डॉक्टर समर कपूर ने अरमान आहूजा को रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी और ने की। जब अरमान आहूजा सभी को अस्थि रोग विभाग के एडवांस वार्ड में ले गया,
तो सुशीला देवी से मिलने से पहले ही उसे एक हाई स्कूल के छात्र ने रोक लिया। क्या तुम अरमान आहूजा हो, वो नकारा घर अजमाई जिसके बारे में सब बात करते हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा मुफ्तखोर मायरा दीदी के लायक है? अध्याय 156। क्या तुम्हें अपनी खुद की काबिलियत का जरा भी अंदाजा नहीं है? आईसीयू से बाहर निकलने के बाद मायरा सिंघानिया को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि फैक्ट्री में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं और स्थिति बहुत गंभीर है। उसने अरमान आहूजा की तरफ माफ़ी मांगने वाली नज़रों से देखा और तुरंत वहां के लिए निकल गई। शेरा और ठाकुर रुद्रपाल भी उसके साथ गए। ये खास तौर पर अरमान आहूजा का ही निर्देश था ताकि कोई भी मायरा सिंघानिया के लिए मुसीबत खड़ी न कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अरमान आहूजा ने एहतियात के तौर पर उसे कालभैरव सेनापति का टोकन भी थमा दिया था। असल में अरमान आहूजा खुद वहां जाना चाहता था, लेकिन मायरा सिंघानिया को उम्मीद थी कि वह अपनी काबिलियत से इस मामले को सुलझा लेगी और वह ये भी चाहती थी कि अरमान जल्दी से सुशीला देवी का इलाज करे। उन्हें विदा करने के बाद अरमान आहूजा मायरा सिंघानिया द्वारा बताई गई रूम लोकेशन के सहारे अस्थि रोग विभाग में स्थित उस बहुत बड़े लग्जरी वार्ड की तरफ अकेला ही निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर घुसने वाला था, उसे बाहर निकल रही एक हाई स्कूल की छात्रा ने रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस लड़की ने गालियों की झड़ी लगा दी। काव्या ने मायरा सिंघानिया के फ़ोन में अरमान आहूजा की तस्वीर देखी थी। हालांकि असल जिंदगी में वह तस्वीर से कहीं ज़्यादा हैंडसम और ऊर्जावान लग रहा था, लेकिन इससे काव्या की उसके प्रति नफरत में कोई कमी नहीं आई। जब से उसे पता चला था कि मायरा सिंघानिया का पति कई दिनों से घर नहीं लौटा है, काव्या अपने अंदर का गुस्सा दबाए बैठी थी। और फिर जब रसायनराज त्रिवेदी ने मायरा सिंघानिया को घायल हालत में देखा और बताया कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अरमान आहूजा के लिए उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई थी कि अगर उसे कभी अरमान आहूजा दिख गया तो वह उसे अच्छी तरह से खरी खोटी सुनाएगी। कहते हैं कि पति पत्नी एक ही जंगल के पंछी होते हैं, लेकिन अरमान आहूजा ने तो मुसीबत आने पर अलग अलग भागने वाली कहानी को एकदम सच साबित कर दिया था। साला, ऐसे आदमी का क्या फ़ायदा। कुछ दिन पहले काव्या और उसकी मां सुशीला देवी ने मायरा सिंघानिया को अरमान आहूजा से तलाक लेने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन मायरा सिंघानिया ने दृढ़ता से कहा था कि वह अरमान आहूजा के साथ 100 साल साथ निभाने का वादा कर चुकी है। अगर एक की 97 साल की उम्र में मौत हो जाती है तो दूसरा वैतरणी नदी पर 3 साल तक उसका इंतजार करेगा। उसका रवैया इतना अटल था कि माँ बेटी उसे मना नहीं पाई, जिससे काव्या को बहुत दुख हुआ था। काव्या की बातें सुनकर अरमान आहूजा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वार्ड की तरफ कदम बढ़ा दिए। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए और उसका शरीर बेकाबू होकर एक तरफ गिर पड़ा। उसी पल में अरमान आहूजा पहले ही वार्ड में दाखिल हो चुका था। वार्ड में घुसते ही अरमान आहूजा ने बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की औरत को सोते हुए देखा। हालांकि एक नस उसके ऑपरेशन के बाद के घाव की ड्रेसिंग बदल रही थी, फिर भी वह नहीं जागी। साफ था कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो भयंकर दर्द सहा था, उसके आगे ये हल्की सी तकलीफ उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। कमरा बदलने को लेकर हुए उस भारी हंगामे के बाद अस्थि रोग विभाग के हेड डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने खुद उस दोपहर सुशीला देवी की सर्जरी की थी। उस वक्त अस्पताल के चैट ग्रुप्स में ये घटना आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि अस्पताल में हर कोई जानता था कि डॉक्टर आलोक बैनर्जी से इमरजेंसी सर्जरी करवाना पूरे शिवगढ़ में सदी में एक बार मिलने वाले सौभाग्य जैसा था। जरा सोचो, जब मेयर के बेटे की हड्डी टूट गई थी और उसे सर्जरी की ज़रूरत थी, तब डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने बस इतना कहकर उसे टरका दिया था, जाओ जाकर लाइन में लगो। भला सुशीला देवी को ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता था? सुबह राउंड, दोपहर में सर्जरी। बेशक ये सबसे अहम बात नहीं थी। जिस बात ने उन्हें सच में हैरान कर दिया था वह ये थी कि सर्जरी के बाद इस मामूली सी दिखने वाली वकर को सीधे पूरे अस्पताल के केवल 3 सबसे बड़े वार्ड्स में से एक में भर्ती कर दिया गया था। इस खबर ने तुरंत पूरे अस्पताल में तहलका मचा दिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि सूर्यवंशी एस्टेट के खन्ना परिवार का बेटा, जो खुद अस्थि रोग विभाग में भर्ती था, वह भी इस वार्ड में रहने की औकात नहीं रखता था। एक मामूली सी वकर को इतने आलीशान प्राइवेट वार्ड में कैसे भर्ती किया जा सकता है? इस बात ने सबके होश उड़ा दिए थे। जैसे जैसे ये बातें सामने आ रही थीं, पूरे संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल में सुशीला देवी की असल पहचान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि उनके पास सच जानने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उन सबको यकीन हो गया था कि सुशीला देवी का रुतबा यकीनन बहुत ही तगड़ा है। वरना कभी इतनी मशहूर रही मायरा सिंघानिया उसके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आती? इसीलिए कुछ चालाक नर्सें सुशीला देवी की ड्रेसिंग बदलते समय बहुत ही चौकन्नी रहती थीं, और उनका बर्ताव भी बहुत ही मीठा था। वे बस सुशीला देवी पर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थीं, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन वह किसी हाई सोसाइटी के अमीर लड़के से उनकी सेटिंग करवा दे। अमीर पति के बारे में सोचते ही उस नर्स के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, मानो उसने पहले ही किसी रेसजादे को फंसा लिया हो। आयोडीन पहुंचने के बाद और जैसे ही वह पट्टी रखने वाली थी, उसने ऊपर देखा और साधारण कपड़े पहने अरमान आहूजा को अंदर आते हुए पाया।
आमतौर पर संजीवन इंटरनेशनल अस्पताल की एक नर्स इतने मामूली कपड़े पहनने वाले इंसान की तरफ देखती तक नहीं, लेकिन आज उसके सामने अरमान आहूजा था। उसके अंदर बाहर से छलकते हुए आत्मविश्वास और रुतबे ने उस जवान नर्स को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि वह पूरी तरह भूल ही गई कि वह सुशीला देवी की ड्रेसिंग कर रही है। नतीजा ये हुआ कि पट्टी पकड़े हुए उसके हाथ वहीं के वहीं जम गए, मानो किसी ने उसे एक्यूपंक्चर कर दिया हो। उसकी नज़रें अरमान आहूजा पर टिक गईं और वह अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। उस जवान नर्स की ये दीवानगी देखकर अरमान आहूजा मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा, सच में नाग तो कामुक और वासना से भरे होते हैं। इस काल नाग कवच के मेरे अंदर समा जाने से मुझ अनंत अमर स्वामी को अब एक चलते फिरते चुंबक जैसा बना दिया है। लगता है भविष्य में मुझे अपने शरीर की कुछ प्राण ऊर्जा पर काबू रखना होगा, वरना ये औरतें काल नाग कवच के जादू से खुद को बचा नहीं पाएंगी। ये सोचते हुए अरमान आहूजा ने अपनी प्राण ऊर्जा को एकदम निचले स्तर पर दबा दिया और फिर नर्स से कहा, ये मुझ पर छोड़ दो, तुम अब बाहर जा सकती हो। इतना कहकर अरमान आहूजा ने अपनी जेब से एक लघु प्राण पुनर्स्थापना गोली निकाली। अपनी कलाई के एक झटके से उसने उस जादुई गोली को औषधीय पाउडर के एक बादल में बदल दिया, जो उसकी उंगलियों के बीच तैरता रहा और लंबे समय तक गायब होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही वह आगे कुछ करने वाला था, काव्या ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम मेरी माँ के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने मायरा दीदी को कम नुकसान पहुंचाया है, जो अब मेरी माँ को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अरमान आहूजा आखिरकार अपनी झुंझलाहट को रोक नहीं पाया। अगर मायरा सिंघानिया ने उससे न कहा होता तो शायद वह तभी वहां से चला जाता जब काव्या दरवाज़ा रोककर उसे गालियां दे रही थी। साला, यहाँ रुककर बेवजह की मुसीबत क्यों मोल लेना? तो उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं अरमान आहूजा तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो यह मेरे लिए हाथ पलटने जितना आसान होता। क्या मैं तुम्हें वो देखने का मौका भी देता? कितना घमंड है! क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम आहूजा है, तुम्हें लगता है कि तुम वही महागुरु अरमान हो जिसकी हर कोई तारीफ करता है? काव्या ने अरमान आहूजा को सिर से पैर तक घूरा और अंत में बस इतना ही कहा, अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। हर कोई जिसका सरनेम आहूजा है उसे महागुरु अरमान नहीं बुलाया जा सकता। जाकर अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खुद की काबिलियत का जरा भी अंदाजा नहीं है? उन दोनों को बहस करते देख उस जवान नर्स की वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। इस वार्ड से जुड़ा हर शख्स ऐसा था जिससे पंगा लेना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए नजरों से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। इसलिए उसने अरमान आहूजा की बात मानना ही ठीक समझा, अपने हाथ का सामान नीचे रखा और तुरंत रफूचक्कर हो गई। अरमान आहूजा ने काव्या की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, आज तुमने जो शब्द कहे हैं उनके लिए तुम बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगोगी। काव्या पलटकर जवाब देने ही वाली थी, ये कहने के लिए कि भले ही वह पूरी दुनिया से माफ़ी मांग ले, लेकिन अरमान आहूजा जैसे नाकारा इंसान से वह कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से कोई शब्द निकलता, उसने देखा कि अरमान आहूजा ने हाथ आगे बढ़ाया और दूर से ही उसकी मां के सर्जरी वाले घाव के ऊपर से हाथ घुमाया। इसके तुरंत बाद उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया और जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उसी समय उत्तरी शिवगढ़ में सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स की वर्कशॉप में रिंच और फावड़े पकड़े दर्जनों कर्मचारियों ने मायरा सिंघानिया को घेर लिया था। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे उसे जिंदा ही नोच खाना चाहते हों। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 157। उसने कहा, मेरी तकनीक बकवास है तो मेरी तकनीक बकवास है। अरमान आहूजा असल में चाहता था कि सुशीला देवी ये लघु प्राण पुनर्स्थापना गोली खा ले। बस एक गोली ही उसके घावों को जल्दी भरने के लिए काफ़ी थी। हालांकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर था। भले ही उसमें बहुत ताकत थी और वह देखने में मजबूत लगती थी, लेकिन असल में बार बार देर रात तक जागने की वजह से उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वह किसी ताकत की दवा को झेल नहीं सकता था। अगर उसने एक भी लघु प्राण पुनर्स्थापना गोली खा ली होती तो शायद उसकी मौत हो जाती। शेरा ने भी जब 2 लघु प्राण पुनर्स्थापना गोलियां ली थीं तो उसने बीच में थोड़ा गैप लिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसका शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए अरमान आहूजा ने अपना तरीका बदल दिया। उसने जादुई गोली को पीसकर पाउडर बना लिया और उसे सुशीला देवी के घावों पर लगा दिया। इस तरह यह न केवल उसके घावों को भर देगा बल्कि उसकी त्वचा के अंदर जाकर टूटी हुई हड्डियों को भी तेजी से जोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात, इससे उसकी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। एक तीर से 3 शिकार। लेकिन इससे पहले एक और काम करना बाकी था। काव्या ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अरमान आहूजा की हथेली शून्य क्षेत्र से गुजरने के बाद उसकी मां की पिंडली पर पहले से सिले हुए सारे घाव अचानक खुल गए। टांके पलक झपकते ही गायब हो गए, मानो वे जल गए हों और उनका कोई नामो निशान तक नहीं बचा। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा हैरान कर दिया वह ये थी कि घाव खुलने के बावजूद उसकी मां बिल्कुल ठीक लग रही थी और अभी भी बिस्तर पर शांति से सो रही थी।
अगर उसकी छाती के ऊपर नीचे होने से सांस चलने का पता न चलता तो काव्या को यही लगता कि अरमान आहूजा ने अपनी उस हरकत से उसकी मां को सीधा मार ही डाला है। अरमान आहूजा, क्या तुम अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो? काव्या जोर से चिल्लाई और अरमान आहूजा को रोकने के लिए आगे झपटी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया उसे लगा कि वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, मानो उसके सामने कोई अदृश्य शीशे की दीवार खड़ी हो। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उसे तोड़ नहीं पाए। ये देखकर कि अरमान आहूजा ने अभी तक अपनी हरकतें बंद नहीं की थीं, काव्या इतनी घबरा गई कि वह लगभग रोने ही वाली थी। उसे सच में अरमान आहूजा को पहले डांटने का पछतावा हो रहा था, इसलिए नहीं कि उसे लगा कि वह गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उसने अरमान आहूजा को गुस्सा दिला दिया है और अब वह उसकी मां को तड़पाकर उससे बदला ले रहा है। अरमान आहूजा, तुम बिल्कुल अमानवीय हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे आकर भिड़ो। मेरी मां को तड़पाने वाला तुम कैसे मर्द हो? तुम दोनों का सरनेम आहूजा है, लेकिन तुम और महागुरु अरमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काव्या रोते और चिल्लाते हुए बोली और बिस्तर पर पड़ी सुशीला देवी को पुकारते हुए कहा, माँ जल्दी उठो, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों के बावजूद अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सुशीला देवी गहरी नींद में सो रही थी, यहाँ तक कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, मानो वह कोई मज़ेदार सपना देख रही हो। काव्या ने देखा कि अरमान आहूजा ने शून्य क्षेत्र में सुशीला देवी के घाव पर बहुत ही आराम से टैप किया, जो कि दुर्वासा प्रताप सिंह द्वारा मायरा सिंघानिया पर किए गए शून्य क्षेत्र वाले वार जैसा ही था। इस नज़ारे ने उसे इतना डरा दिया कि वह ज़मीन पर गिर पड़ी। ये गलतफहमी पाल कर कि अरमान आहूजा ने भी उसकी मां पर दुर्वासा प्रताप सिंह जैसा ही कोई वार किया है। इसके बाद उसने पूरी तरह से हक्की बक्की होकर देखा कि कैसे उसकी मां के पैर के घाव से अचानक एक स्टील की प्लेट बाहर निकलकर ज़मीन पर एक खनकदार आवाज़ के साथ गिर गई। शायद उस आवाज़ से चौंक कर काव्या जल्दी से ज़मीन से उठी, एक झटके में वार्ड से बाहर भागी और जोर से चीखी, बचाओ, कोई मार रहा है। आखिरकार उसका वार्ड एक अल्ट्रा लग्जरी बहुत बड़ा प्राइवेट कमरा था। विभाग का सारा मेडिकल स्टाफ उस पर कड़ी नज़र रखे हुए था, इसी उम्मीद में कि उन्हें उनके सामने अपना चेहरा दिखाने के और मौके मिलें, ये सोचकर कि शायद भविष्य में उन्हें कोई बड़ा मौका मिल जाए। इसलिए जैसे ही काव्या ने कुछ बार चीख मारी, 7-8 मेडिकल स्टाफ तुरंत वहां दौड़ पड़े। उनमें से किसी ने अरमान आहूजा को नहीं देखा था, लेकिन वे सब समझ गए थे कि अरमान आहूजा की हरकतें पूरी तरह से गैरकानूनी थीं। वे अरमान आहूजा को रोकने के लिए आगे झपटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे अरमान आहूजा के 3 फीट के दायरे में भी नहीं पहुंच पा रहे थे। वे बस बेबसी से खड़े देखते रहे जब अरमान आहूजा ने अंदर से एक और स्टील की प्लेट निकाल ली। तुम चाहे जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मैंने तुम्हारी तस्वीर ले ली है और पुलिस को भी बुला लिया है, बस कानून की मार का इंतजार करो। सफ़ेद कोट पहने एक मेल डॉक्टर ने जोर से ऐलान किया, सुशीला देवी और काव्या के सामने खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करते हुए, ताकि उनकी नज़रों में चढ़ सके। बस अफसोस की बात यह थी कि सुशीला देवी सो रही थी और वह न कुछ देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। अस्पताल में किसी को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत, लगता है सच में तुम्हारी मौत आई है। किसी ने तुरंत बात में हाँ मिलाई। काव्या, डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। आज हम सुशीला आंटी को नुकसान पहुंचाने वाले इस मुजरिम को कानून के हवाले करके ही दम लेंगे। क्या तुमने डॉक्टर बैनर्जी को इत्तला दी? किसी ने वो स्टील प्लेट निकाल दी है जो उन्होंने खुद डाली थी। इतने सालों में तुम पहले और यकीनन आखिरी इंसान हो जिसने डॉक्टर बैनर्जी द्वारा लगाई गई स्टील प्लेट को निकालने की हिम्मत की है। उनकी बातें सुनकर अरमान आहूजा ने देखने की भी जहमत नहीं उठाई और बस बेरुखी से जवाब दिया, एकदम बकवास तकनीक। अरमान आहूजा के इन शब्दों ने मानो बर्रा के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, जिससे मेडिकल स्टाफ का वह ग्रुप तुरंत भड़क उठा। वे अरमान आहूजा का मजाक उड़ाते हुए बड़बड़ाने लगे, घमंडी कहीं का, तुम्हारी डॉक्टर बैनर्जी की मेडिकल स्किल्स को कमतर आंकने की हिम्मत कैसे हुई? लड़के, क्या तुम्हें पता है कि पूरे शिवगढ़ में और यहाँ तक कि दक्षिणाचल प्रदेश में भी जब अस्थि रोग की बात आती है, अगर हमारे डॉक्टर बैनर्जी खुद को दूसरे नंबर पर बताते हैं तो किसी में भी नंबर 1 होने का दावा करने की हिम्मत नहीं है। कुएं का मेढक, अंगूर खट्टे हैं, जवान और घमंडी बस जुबान चलाने के ही काबिल है। वे सब घमंड से अरमान आहूजा का मजाक उड़ा रहे थे, मानो अरमान आहूजा को इस तरह नीचा दिखाकर ही वे खुद को ज्यादा महान साबित कर सकते थे। सच में ऐसे लोग तो गिरे हुओं में भी सबसे गिरे हुए होते हैं। अरमान आहूजा को उन्हें जवाब देने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। इसके बजाय ये पक्का करने के बाद कि सुशीला देवी के शरीर में कोई स्टील की प्लेट या पेंच नहीं बचा है, उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ, जिसकी उंगलियों के चारों ओर जादुई पाउडर उड़ रहा था, उसके घाव पर घुमाया। फिर उसने उस सत्य प्राण को वापस खींच लिया जिसने सुशीला देवी को एक खूबसूरत सपने में सुला रखा था। उसे पूरा यकीन था कि सुशीला देवी अब जल्दी ही जाग जाएगी। कमीने, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? ये देखकर कि अरमान आहूजा ने उन्हें इग्नोर कर दिया, वे पहले से भी ज़्यादा भड़क गए।
अबे साले, अगर तुम में दम है तो बाहर आओ। मैं तुमसे 1-on-1 लड़ना चाहता हूँ। बस तुम एक बार बाहर आने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मिनटों में निपटा दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, वार्ड के बाहर से एक बहुत ही हड़बड़ाई हुई, बेचैन और बुजुर्ग आवाज़ आई, तुम हरामजादो, अगर तुमने महागुरु अरमान का अपमान किया तो मैं तुम सबको मिनटों में निपटा दूंगा। सबने आवाज़ की तरफ देखा तो पाया कि डॉक्टर आलोक बैनर्जी और वह नर्स जिसने शुरू में सुशीला देवी की ड्रेसिंग की थी दौड़ते हुए आ रहे थे। नहीं, डॉक्टर बैनर्जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये वही आदमी है जिसने आपकी लगाई हुई स्टील की प्लेट निकाल दी, और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी तकनीक बहुत ही बकवास है। हम तो बस आपकी तरफ से इसे सबक सिखा रहे थे। किसी ने आगे बढ़कर सफाई देनी चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने गुस्से से फुफकार मारी और उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान अरमान आहूजा की तकनीक पर लगा दिया, इस उम्मीद में कि वह चुपके से कुछ सीख सकें। आखिरकार इस तरह के चमत्कारी तरीकों से अगर कोई 1 या 2 मूव्स भी सीख ले तो वह यकीनन जीवन भर के लिए मशहूर हो सकता है। अरमान आहूजा अपना पूरा ध्यान सुशीला देवी के घाव पर जादुई पाउडर लगाने में दे रहा था। उसे न तो उनकी बातों में कोई दिलचस्पी थी और न ही खुद को सही साबित करने में। साला, एक चींटी के सामने अपनी ताकत साबित करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसकी यही बेरुखी उसे और भी ज़्यादा फोकस और आकर्षक बना रही थी, इतना ज़्यादा कि वहाँ मौजूद कई जवान नर्सों का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और वे चाहने लगी कि बस भागकर उसके पास जाएं और उसके लिए कुछ प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करें। डॉक्टर बैनर्जी को चुप देखकर उन्हें लगा कि वे गुस्से से पागल हो चुके हैं, इतना गुस्सा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शब्दों में कैसे बयान करें। कुछ मेल डॉक्टर्स जो डॉक्टर बैनर्जी और काव्या की नज़रों में चढ़ना चाहते थे, उन्होंने तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और अरमान आहूजा पर झपटकर उसे काबू करने के लिए तैयार हो गए। आस्तीन चढ़ाते हुए वे चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर बैनर्जी की सर्जिकल तकनीक का मजाक उड़ाने की? देखो आज मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन लोगों ने तुरंत सफाई दी, वो लड़का बकवास कर रहा था और आपको बदनाम कर रहा था डॉक्टर बैनर्जी। हम आपकी तरफ से उसे सबक सिखाने जा रहे हैं। सबक सिखाओगे? मेरा पैर! तुम्हें पता भी है वो कौन है? डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने कहा। उनकी आंखें अरमान आहूजा को देखते हुए चमक रही थीं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा, उसके सामने मैं तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी नहीं हूँ। अगर वो कहता है कि मेरी तकनीक बकवास है तो मेरी तकनीक सच में बकवास है, इसमें कोई शक नहीं है। बाप रे! जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरे वार्ड में एक साथ लोगों के हैरान होने की आवाज़ गूंज उठी। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 158, उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अरमान आहूजा पहले ही जा चुका है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर आलोक बैनर्जी कभी ये मानेंगे कि वो किसी से कमतर हैं। सबको पता है कि पूरे शिवगढ़ में, यहाँ तक कि दक्षिणाचल प्रदेश और पूरे दक्षिण भारत में भी डॉक्टर आलोक बैनर्जी को अपनी मेडिकल स्किल्स के मामले में किसी का डर नहीं था। और अब उन्होंने खुद आगे बढ़कर मान लिया कि उनकी तकनीक एक हाई स्कूल के लड़के से भी घटिया है, जो दिखने में ऐसा लगता था मानो उसने अभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया हो। डॉक्टर आलोक बैनर्जी उनके लिए एक ऐसे ऊंचे पहाड़ थे जिसे वे इस जन्म में कभी पार नहीं कर सकते थे। वो उनके हीरो थे, उनके सबसे बड़े रोल मॉडल। वे पूरी जिंदगी बस उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। उनके दिलों में वो एक ऐसे भगवान थे जिन्हें कोई छू नहीं सकता था। लेकिन अब किसी ने सच में उनकी मेडिकल स्किल्स को बकवास कह दिया। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? और सबसे बड़ी बात, इस ऊंचे पहाड़ ने खुद मान लिया था कि वो उस सफ़ेद कपड़े पहने जवान से कमतर है जिसने इसे पचा पाना और भी मुश्किल कर दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे सब भी उस सफ़ेद कपड़े वाले जवान से कमतर हैं? ज़रा सोचो, उन सब ने आधिकारिक तौर पर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लिया था। वे उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा थे जिसने हज़ारों लोगों को पछाड़कर कामयाबी हासिल की थी। और 5 साल की सिस्टम ट्रेनिंग के बाद 3 साल की पक्की ट्रेनिंग, उनकी मेडिकल नॉलेज एकदम कड़क थी। फिर भी अब तुम उन्हें बता रहे हो कि वे उस लड़के से भी गए गुजरे हैं जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है। इस तरह का फ़र्क अगर उन्हें पीट पीट कर मार भी डाला जाए तो भी वे इसे मानने या कबूल करने से साफ इनकार कर देंगे। रुको, डॉक्टर बैनर्जी ने अभी उसे क्या कहा? मुझे याद है, वो कुछ ऐसा था, महागुरु अरमान। क्या ये वही महागुरु अरमान है जिसे पूरे शहर में हर कोई ढूंढ रहा है, जो खाली हाथों से जादुई दवाएं बना सकता है और इतना महान है? क्या ये वही महागुरु अरमान है जिसे दुर्वासा प्रताप सिंह ने सुशीला देवी पर जादुई पाउडर लगाने के लिए खासतौर पर चुनौती दी थी? हे भगवान, क्या ये सच में महागुरु अरमान है? क्या वो वाकई में इतना जवान है? ये तो मेरे हीरो हैं। महागुरु अरमान, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अगर ये सच में महागुरु अरमान है तो यकीनन उन्हें ये कहने का पूरा हक है कि डॉक्टर बैनर्जी की तकनीक बकवास है। सफ़ेद कोट पहने मेडिकल स्टाफ की बातें काव्या के ऊपर से हवा के झोंके की तरह गुजर गईं। इस वक्त
काव्या को लग रहा था जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो और उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने पहले अरमान आहूजा को कचरा और किसी काम का नहीं कहा था, उसे हर तरह से नीचा दिखाया था, लेकिन अब अस्थि रोग विभाग के इतने मशहूर डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने खुद माना था कि उसके सामने वे तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी नहीं हैं। ये ज़बरदस्त फ़र्क उसके चेहरे पर पड़े किसी ज़ोरदार तमाचे जैसा था। लेकिन ये तो सबसे बड़ी बात भी नहीं थी। जिस बात ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था वो थे डॉक्टर आलोक बैनर्जी के मुंह से निकले शब्द महागुरु अरमान, जिसने उसे ऐसा सन कर दिया था कि वो चाह रही थी कि बस ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अरमान आहूजा के लिए कहे गए उसके ताने अभी भी उसके कानों में साफ गूंज रहे थे। अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। हर कोई जिसका सरनेम आहूजा है उसे ऐसे ही महागुरु अरमान नहीं बुलाया जा सकता। दोनों का सरनेम आहूजा है, लेकिन तुम और महागुरु अरमान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी कितनी देर ही हुई थी, उसे ऐसा ज़बरदस्त तमाचा पड़ा था, वो भी बिना छुए, इतना दर्दनाक, इतना साफ और ज़ोरदार। नतीजा ये हुआ कि अब उसका सिर चकरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था, फिर भी वो सब कुछ सोच रही थी। जब उसने दोबारा अरमान आहूजा की तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ही अजीब थे। उसे लगा कि अरमान आहूजा अब उतना बुरा नहीं लग रहा था, और मायरा दीदी के लिए तो वो एकदम परफेक्ट था। डॉक्टर आलोक बैनर्जी, बाकी मेडिकल स्टाफ और काव्या को छोड़कर वार्ड में मौजूद हर कोई महागुरु अरमान के तौर पर अरमान आहूजा की पहचान जानने के बावजूद अभी भी थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर टूटी हुई हड्डी को जोड़ना था तो स्टील की प्लेट क्यों निकाली गई। सबको पता है कि सुशीला देवी को जो चोट लगी थी वो बहुत ही भयंकर थी और उसमें स्टील की प्लेट लगाना बहुत ही मुश्किल काम था। डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने बहुत मुश्किल से हड्डी को सेट करने के लिए स्टील की प्लेट लगाई थी। फिर भी उस अरमान आहूजा ने अब इतनी जल्दी वो स्टील की प्लेट निकाल दी। ऐसा क्यों? भले ही वो महागुरु अरमान हो, लेकिन इस तरह से स्टील की प्लेट निकालना टूटी हड्डियों के इलाज के आम तरीकों के बिल्कुल खिलाफ था। क्या ये भी बीमारी का इलाज करने और जान बचाने का कोई तरीका था? वे अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि चल क्या रहा है। तभी अगले नज़ारे ने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सुशीला देवी के पैर का घाव इतनी तेजी से भर रहा था कि कोई भी देख सकता था। इस चमत्कारी नज़ारे ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं, किसी की सांस छोड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। शुक्र है, बस कुछ ही पलों में सुशीला देवी के पैर का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। अगर इसमें और ज़्यादा वक्त लगता तो ये लोग शायद अपनी ही सांस रोक कर मर जाते। ये सब होने के बाद अरमान आहूजा अपने आप वार्ड से बाहर चला गया। उसका उनकी तारीफ़ें सुनने के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार जब कोई इंसान एक हद से ज़्यादा महान हो जाता है तो उसके लिए दिखावा करने को कुछ नहीं बचता। और जहां डॉक्टर आलोक बैनर्जी और बाकी लोगों को लग रहा था कि अरमान आहूजा पहले ही बहुत ऊपर उठ चुका है, अरमान आहूजा को खुद लग रहा था कि अभी ये काफ़ी नहीं है। अलग अलग नज़रिए से मंजिलें भी अलग अलग ही होती हैं। महागुरु अरमान, क्या मैं आपका चेला बन सकता हूँ? डॉक्टर आलोक बैनर्जी अरमान आहूजा के पीछे पीछे चलते हुए पूरी इज्जत के साथ पूछ रहे थे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वहां मौजूद सारे मेडिकल स्टाफ के जबड़े एक बार फिर लटक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बैनर्जी, जो पहले से ही मेडिकल फील्ड के इतने बड़े नाम थे, वो इस हाई स्कूल के लड़के का चेला बनने के लिए इतने गिर जाएंगे। भले ही वो महागुरु अरमान हो, लेकिन आपको, डॉक्टर आलोक बैनर्जी, इतनी चापलूसी करने की क्या ज़रूरत है? उन सबको लगा कि चूंकि डॉक्टर आलोक बैनर्जी ने खुद को इतना नीचे गिरा लिया है तो महागुरु अरमान खुशी खुशी मान जाएंगे। आखिरकार पूरे शिवगढ़ में डॉक्टर आलोक बैनर्जी की पहुंच को तो नकारा ही नहीं जा सकता था। अगर वो उन्हें अपना चेला बना लेता तो इसका मतलब होता कि उनकी सारी पहुंच उसके हाथ में आ जाती, जो कि पैसे से भी ज़्यादा कीमती थी। हालांकि अरमान आहूजा के जवाब ने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने बस अरमान आहूजा को बहुत ही आराम से कहते सुना, तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। फिर वो वहां से चला गया, उनके सामने बस अपनी पीठ छोड़कर, ताकि वे बस सोचते ही रह जाएं। डॉक्टर आलोक बैनर्जी की तकनीक को बकवास कहने की हिम्मत करना और ये कहना कि वो इसके काबिल नहीं है, ये काम शायद सिर्फ अरमान आहूजा ही कर सकता था। अरमान आहूजा को जाते हुए देखकर काव्या के मन में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। जो शब्द अभी अभी उसके होंठों तक आए थे और जिन्हें उसने ज़बरदस्ती रोक लिया था, वे एक कांटे की तरह उसके सीने में गहराई तक चुभ रहे थे, जिससे उसे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा था। डॉक्टर बैनर्जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्या बेटा, तुम जल्दी से डॉक्टर बैनर्जी के लिए चाय क्यों नहीं डालती? काव्या, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही डाल देती हूँ। सुशीला देवी अपनी नींद से जागी और सीधे डॉक्टर आलोक बैनर्जी के लिए चाय डालने चली गई, मानो वो भूल ही गई हो कि अभी अभी उसके पैर की सर्जरी हुई है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक सपना देखा था जहां स्वर्ग से कोई भगवान उतरा था और शून्य क्षेत्र में उसकी हथेली के हल्के से स्पर्श से उसका पैर पूरी तरह से पहले जैसा हो गया था।
जब वो उठी और उसने इतने सारे लोगों को देखा तो अपनी खुशी में वो कुछ पल के लिए अपने पैर के घाव को भूल गई और सीधे बिस्तर से कूद पड़ी। बिस्तर से उठने के बाद जब वो कुछ कदम चली तब जाकर उसे एहसास हुआ और वो वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं उस मेडिकल स्टाफ के ग्रुप को देखते हुए जिनकी आंखें भी फटी हुई थीं। सफ़ेद कोट पहने मेडिकल स्टाफ को लगा था कि अरमान आहूजा ने सुशीला देवी के सिर्फ ऊपरी घाव को ठीक किया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बस कुछ ही पलों में उसने सुशीला देवी की टूटी हुई हड्डियों को भी पूरी तरह से जोड़ दिया था। अगर इस तरीके को पेटेंट करा लिया जाता और दुनिया के सामने लाया जाता तो अरमान आहूजा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। काव्या, माँ का पैर, क्या ये ठीक हो गया है? सुशीला देवी ने नम आंखों से अपनी बेटी की तरफ देखा। अपनी माँ को रोते हुए देखकर काव्या के अंदर के सारे जज्बात एकदम से फूट पड़े। गुस्सा, गिल्ट, खुद पर लानत, शर्मिंदगी, दुख, गम और भी बहुत कुछ। उसने बस अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। फिर माँ चिल्लाकर वो दौड़ी और उसे गले लगा लिया। लगातार कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाती रही जो सुशीला देवी को समझ नहीं आ रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पगली कहीं की, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? सुशीला देवी हैरान दिख रही थी। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंज रहे थे जो अरमान आहूजा ने अभी उससे कहे थे। आज तुमने जो बातें कही हैं उनके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। उसने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन अरमान आहूजा तो पहले ही जा चुका था। अल्पविराम। शहर के उत्तर में सौंदर्यम कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन वर्कशॉप में कर्मचारियों ने मायरा सिंघानिया को घेर रखा था और वो उनका डटकर सामना कर रही थी। किसी ने जोर से गाली दी, ओ सिंघानिया खानदान की बेटी, तुमने हमारी सैलरी रोक रखी है और तुमने ग्रुप लीडर सुशीला देवी का पैर भी तोड़ दिया जो अपनी पगार मांगने गई थी। अगर तुमने आज हमें इसका हिसाब नहीं दिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर मायरा सिंघानिया के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गईं। कॉस्मेटिक्स की खुशबू से भरे इस प्रोडक्शन वर्कशॉप में उसे साजिश की एक हल्की सी बदबू आ रही थी, बहुत ही बारीक, फिर भी पूरी फैक्ट्री वर्कशॉप में फैली हुई। अध्याय 159। ये भयंकर जाल लगभग नाकाबिले इलाज है। जब मायरा सिंघानिया अस्पताल में भर्ती थी तभी उसे खबर मिल गई थी कि कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री के कर्मचारी बहुत भड़के हुए हैं और अक्सर वर्कशॉप में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। शुरू में तो मायरा सिंघानिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि आखिर में पूरे वर्कशॉप में एक बहुत बड़ी हड़ताल हो गई। जब मायरा सिंघानिया को इस बात का पता चला तो उसने सुशीला देवी के इलाज के लिए अरमान आहूजा के साथ जाने की जहमत तक नहीं उठाई और तुरंत वहां के लिए निकल गई। वरना अरमान आहूजा को काव्या की जानबूझकर की गई बकवास का सामना ही न करना पड़ता। शुक्र है कि अरमान आहूजा ने अपने पिछले जन्म में 800 सालों तक कड़ी तपस्या की थी और उसका दिल पहले से ही किसी पत्थर की तरह मजबूत था। वरना अगर अरमान आहूजा को अपनी कामयाबी पर जरा सा भी घमंड होता तो शायद उसने काव्या को वहीं चुटकियों में खत्म कर दिया होता। मायरा सिंघानिया के वर्कशॉप पहुंचने के कुछ ही देर बाद किसी ने कहा, ये सौंदर्यम कंपनी की मौजूदा मालकिन है, इसी ने हमारी पगार और बोनस रोक रखा है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कर्मचारी जो पहले से ही गुस्से से उबल रहे थे उन्होंने तुरंत मायरा सिंघानिया को घेर लिया। उनमें से हर कोई खूंखार लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वे मायरा सिंघानिया को जिंदा ही चबा जाएंगे। अगर शेरा और ठाकुर रुद्रपाल उसे किनारे से न बचा रहे होते तो शायद कुछ बोलने का मौका मिलने से पहले ही उसे बुरी तरह से पीट दिया जाता। घिर जाने के बाद मायरा सिंघानिया के मुंह खोलने से पहले ही भीड़ ने गालियां बकना शुरू कर दिया, एक के बाद एक ऐसी बातें मानो वे मायरा सिंघानिया की 18 पीढ़ियों को कोसने के लिए उतावले हो रहे हों। मायरा सिंघानिया, तुम एक जानवर हो। मैं कभी तुम्हारी इतनी इज्जत करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घटिया औरत निकलोगी। तभी तो वो हर साल सिंघानिया परिवार का मुनाफा 2 गुना कर पाती थी। अब पता चला कि वो तो कर्मचारियों की पगार रोक कर ऐसा करती थी। थू, जानवर से भी बदतर। आज ये बुढ़िया तुम्हें बता रही है, अगर तुमने हमें कोई ढंग का जवाब नहीं दिया तो इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की सोचना भी मत। टीम लीडर सुशीला देवी को इंसाफ दिलाओ। हमें एक माकूल जवाब चाहिए। इतनी कम उम्र है फिर भी तुम्हारा दिल कोयले से भी ज्यादा काला है। ये बुढ़िया बद्दुआ देती है कि तुम्हारा बेटा बिना सुराग के पैदा हो, तुम्हारा पूरा खानदान मर जाए और जंगली कुत्ते तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें खोद डालें। अल्पविराम। गालियां शुरू में तो थोड़ी ठीक थीं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उनकी जबान और भी गंदी होती गई। शेरा ने अपने करियर की शुरुआत अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच लड़कर की थी और उसे गालियां सुनने की आदत थी, लेकिन इन गालियों को सुनकर उसकी बाहों की नसें भी तंग गई थीं। अगर मायरा सिंघानिया ने उसे न रोका होता तो शायद वो भीड़ में घुसकर लाशें बिछा देता। मायरा सिंघानिया, अगर तुम में दम है तो उसे बोल कि मुझे मार डाले। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। तुम में टीम लीडर सुशीला देवी का पैर तोड़ने की हिम्मत थी न, तो अब हम सबकी टांगें तोड़ने का भी दम दिखाओ। अल्पविराम। जब से वो अंदर आई थी तब से लेकर अब तक मायरा सिंघानिया ने न तो कुछ बोला था और न ही अपनी सफाई में कुछ कहा था।
वो बस ध्यान से सुन रही थी, ये जानने की कोशिश में कि जब ये लोग उससे पहली बार मिल रहे हैं तो वे इतने बेकाबू क्यों हैं। यहाँ तक सुनने के बाद उसे आखिरकार समझ आ गया, कंपनी के अंदर ही किसी ने पगार देने से मना कर दिया होगा और अफवाहें फैलाई होंगी और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया होगा। किसने कहा कि मैंने सुशीला दीदी का पैर तोड़ा है? मायरा सिंघानिया ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके अंदर एक ऐसा बर्फीला रुतबा था जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, और उसकी ये ठंडी आवाज़ भले ही जोरदार नहीं थी, लेकिन इसने वर्कशॉप में गूंजती सारी गालियों को शांत कर दिया और वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। जाहिर है तुमने नहीं तोड़ा होगा, तुम में इतनी औकात कहाँ? ये तुम्हारे बगल में खड़े इन दोनों गुंडों का ही काम होगा, बुरे काम में साथ देने वाले कमीने। थू, एक बहुत ही खूंखार सी दिखने वाली औरत ने शेरा और ठाकुर रुद्रपाल पर थूका। कुशाग्र सर ने खुद ये बात कही है, ये झूठ कैसे हो सकता है? किसी ने जवाब दिया, क्या तुम पागल हो? तुमने अभी अभी कुशाग्र सर का नाम क्यों लिया? क्या होगा अगर ये कुतिया कुशाग्र सर से बदला ले? किसी ने तुरंत उसे रोका। कोई टेंशन नहीं, कुशाग्र सर ने कहा है कि उन्होंने एक गवाह बनने के लिए अर्जी दी है और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए ये चुड़ैल उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएगी। उनकी ये बातें सुनकर मायरा सिंघानिया को आखिर हड़ताल के पीछे की पूरी सच्चाई समझ आ गई। जिस कुशाग्र सर की वे बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सौंदर्यम कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर कुशाग्र ओबरॉय था। जब मायरा सिंघानिया ने पहले कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी की थी, अध्याय 110 की शुरुआत देखें, तो उसने कंपनी में कई खामियां देखी थी, खासतौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए उसने इस फाइनेंशियल मैनेजर कुशाग्र ओबरॉय को अपने दिमाग में अच्छी तरह से नोट कर लिया था। साला, इसके नाम का मतलब भले ही कुशाग्र यानी समझदार हो, लेकिन असल में वो सबसे बड़ा धोखेबाज था। और जहां तक उनके इस दावे की बात है कि वो पुलिस का गवाह था जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता था, तो ये बात साफ थी कि वो पहले ही सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका था। मायरा सिंघानिया को नहीं पता था कि उसने इन लोगों के लिए क्या झूठी कहानी गढ़ी थी, लेकिन अभी के हालात को देखकर उसकी कहानी कम से कम कामयाब तो हो ही गई थी, क्योंकि ये लोग उसकी घटिया दलीलों और बहानों पर यकीन करने को तैयार थे। मायरा सिंघानिया सच में उस रात की गवाह को उस भीड़ में ढूंढना चाहती थी, लेकिन कई बार इधर उधर देखने के बाद भी उसे वो इंसान नहीं मिला। इससे मामला थोड़ा अजीब हो गया, क्योंकि सुशीला देवी को सच में फ्रैक्चर हुआ था। भले ही उसे वापस बुलाकर सबको खुद ये बताने को कहा जाए कि उसका पैर मायरा सिंघानिया के भेजे गए किसी आदमी ने नहीं तोड़ा था, तो भी ये भड़की हुई भीड़ शायद इस पर यकीन नहीं करती। उल्टा वे यकीनन गलत समझेंगे, ये सोचकर कि मायरा सिंघानिया ने सुशीला देवी को पैसे देकर खरीद लिया है और इसीलिए वो उसके पक्ष में बोल रही है। हालांकि कुशाग्र ओबरॉय का बहाना घटिया था, लेकिन उसने कर्मचारियों की दुखती रग, उनकी पगार और बोनस पर हाथ रख दिया था। मायरा सिंघानिया के पास अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वो था पैसा। चूंकि उसके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए भले ही वो कितनी भी लच्छेदार बातें कर ले, सब बेकार ही होगा। और तो और, भले ही वो अभी बैंक जाकर कर्ज लेना चाहे, ये भीड़ शायद उसे जाने ही न दे, और इसके अलावा उसे शायद इस वक्त कोई कर्ज मिले भी ना। अगर उसे कर्ज नहीं मिला तो कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। अगर वे काम पर नहीं लौटेंगे तो उनके नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होकर बिक नहीं पाएंगे, और जाहिर है कर्मचारियों की पगार देने के लिए कोई नया पैसा नहीं आएगा। इस तरह ये एक ऐसा भयंकर जाल बन गया था जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। मायरा सिंघानिया, जिसने कभी बिजनेस की दुनिया पर राज किया था, उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो हर कोई उसे कैसे लात मारता है। जब वो कामयाब थी तो हर कोई उसकी चापलूसी करता था, लेकिन अब जब वो ज़मीन पर आ गिरी थी तो एक छोटा सा फाइनेंशियल मैनेजर भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकता था। वो किसी भी तरह से इस गतिरोध को तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस जाल को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जब तक कि सुशीला देवी अभी इन लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी न हो जाए और उन्हें ये न दिखाए कि उसका पैर नहीं टूटा है, तब तक कुशाग्र ओबरॉय का झूठ अपने आप नहीं टूटेगा। लेकिन एक अधेड़ उम्र की औरत जिसके पैर की अभी अभी सर्जरी हुई हो, उसका कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ठीक हो जाना बिल्कुल नामुमकिन था, जब तक कि कोई भगवान खुद जमीन पर न उतर आए। अब और इंतजार मत करो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि इस काली दिल वाली औरत का हमें पैसे देने का कोई इरादा भी है। भाइयों और बहनों, इसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो इससे लड़ते हैं। इस बार मायरा सिंघानिया ने साफ सुना कि ये आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने वर्कशॉप में घुसते ही सुनी थी। और तो और, हाल ही के हंगामे के दौरान ये आवाज़ कर्मचारियों के जज्बातों को भड़काने के लिए कई बार सुनाई दी थी। आज के इंटरनेट के ज़माने में इसे हवा बनाना कहते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, वर्कशॉप में मौजूद हर कोई गुस्से से आग बबूला हो गया। एक एक करके उन्होंने अपने हाथों में मौजूद औजार कस के पकड़ लिए, गालियां बकते हुए और एक दूसरे को धकेलते हुए मायरा सिंघानिया की तरफ झपटे। कमीनी कुतिया, ये बुढ़िया आज तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
मेरी मेहनत की कमाई वापस कर। इंसान की शक्ल लेकिन दिल एक जानवर का, एकदम जहरीला दिल। ये बुढ़िया आज तुम्हारा चेहरा नोच डालेगी। अल्पविराम। सच तो यह है कि इन लोगों से निपटने के लिए ठाकुर रुद्रपाल को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। शेरा अकेला ही उन सबको एक एक मुक्के में ढेर कर सकता था, जिससे मायरा सिंघानिया को खरोंच तक न आती। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये सच में इंसान को मारना और उसके दिल को चकनाचूर करना होगा, और मायरा सिंघानिया इस कंपनी को पूरी तरह से खो देगी। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वर्कशॉप में जो कुछ भी हो रहा था वो कमरे के चारों कोनों में लगे कैमरों में कैद हो रहा था। इंटरनेट के जरिए शिवगढ़ के उत्तरी किनारे पर मौजूद मल्होत्रा परिवार तक पहुंच रहा था और 3 आदमियों की नजरों के सामने चल रहा था, एक मोटा, एक पतला और एक नाटा। मोटे का नाम था राकेश सिंघानिया, पतले का नाम आर्यन मल्होत्रा और छोटे का नाम था, जिसका सरनेम ओबरॉय था, कुशाग्र ओबरॉय। अध्याय 160। सारे मामले फिलहाल सुलझ गए हैं। दुर्वासा प्रताप सिंह अब मौत का सामना कर सकता है। ये साफ था कि इस बड़ी हड़ताल की साजिश इन तीनों ने मिलकर रची थी ताकि मायरा सिंघानिया की आखिरी कंपनी को भी बर्बाद किया जा सके, जो उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए आखिरी कील साबित होती। प्लान के मुताबिक जब मायरा सिंघानिया हर तरफ से हार चुकी होगी तब राकेश सिंघानिया सामने आएगा। आर्यन मल्होत्रा की खुद सामने आने की हिम्मत नहीं थी, उसे डर था कि कहीं छिपा हुआ अरमान आहूजा उसे एक थप्पड़ में ही न मार डाले। फिर वो मायरा सिंघानिया से कहेगा कि अगर वो आर्यन मल्होत्रा के साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाए तो उसे कंपनी को दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत सारा कैश मिल जाएगा, वरना पूरे शिवगढ़ में कोई भी उसे कर्ज देने को तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि ओबरॉय परिवार की आर्थिक हालत भी अभी बहुत तंग चल रही थी, जिससे उनके लिए भी मायरा सिंघानिया की मदद करना नामुमकिन था। उस वक्त क्या मायरा सिंघानिया खुद ब खुद आर्यन मल्होत्रा के हाथों का खिलौना नहीं बन जाती? साला प्लान तो एकदम सॉलिड था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत इतनी खूंखार होगी, क्योंकि वे एक इंसान को भूल ही गए थे। सब लोग रुक जाओ। जैसे ही सब मायरा सिंघानिया की तरफ झपटने वाले थे, वर्कशॉप के दरवाजे से अचानक एक घबराई हुई सी आवाज आई। सबने पलट कर देखा तो पाया कि सुशीला देवी अपनी बेटी का हाथ पकड़े दरवाजे पर खड़ी है। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने जोर से डांटते हुए कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या ऐसे पेश आते हैं अपनी मसीहा के साथ? मसीहा? कौन सी मसीहा? 1 मिनट सुशीला दीदी, तुम्हारा पैर टूटा नहीं है? भीड़ में से कोई चिल्लाया, और अब मायरा सिंघानिया की तरफ देखने का उनका नजरिया पहले जैसा जहरीला नहीं था, बल्कि वे पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सुशीला देवी ये साबित करना चाहती थी कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बेटी काव्या का हाथ छोड़ दिया और पूरे रुतबे के साथ सिर ऊंचा करके शक से भरे कर्मचारियों के उस ग्रुप की तरफ लंबी लंबी डग भरते हुए आगे बढ़ी। 1 हफ्ते पहले मैं ये चेक करने जा रही थी कि मेरी पगार आई है या नहीं, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे धमकी दी गई कि मैं अब काम पर न आऊं। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया। जिस पत्थर दिल औरत की तुम लोग बात कर रहे हो, उसी ने मुझे बचाया और उसी ने मेरे लिए सबसे अच्छे अस्पताल का इंतजाम किया ताकि मुझे सबसे अच्छा इलाज मिल सके। हाँ, मैं जानती हूँ कि किसी की पगार नहीं आई है और मेरी भी नहीं आई है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जिस पत्थर दिल औरत की तुम बात कर रहे हो, वो अपने आखिरी दिनों में जब उसकी जिंदगी एक धागे से लटक रही थी, तब भी वो अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए, व्हीलचेयर धकेलते हुए हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ हमारी कंपनी को जिंदा रखने के लिए। क्या तुम जानते हो हमें हमारी पगार क्यों नहीं मिली? वो इसलिए क्योंकि वो कमीना कुशाग्र ओबरॉय हमारी पिछले कुछ महीनों की सारी पगार और पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया है। उसने ही मेरे पैर टूटने की वो मनगढ़ंत कहानी फैलाई थी कि जब मैं पगार मांगने गई तो मेरा पैर तोड़ दिया गया। तुम लोग इतनी बकवास कहानी पर यकीन कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई समझदार है और तुम लोगों को बस गुमराह किया गया है और भड़काया गया है। रमा देवी, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहाँ आकर बकवास करने के लिए कितने पैसे दिए हैं? मुकरना मत, मैं बस एक बात पूछूंगी, क्या मेरे पैर टूटने की कहानी इसी कुतिया के मुंह से फैली थी? सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आपस में फुसफुसाए, एक दूसरे से कन्फर्म किया और सबने अपनी उंगलियां रमा देवी की तरफ उठा दी। जिस रात सुशीला देवी का पैर टूटा था, वो उन चंद औरतों में से थी जिन्हें कालिया ने डराकर भगा दिया था। ये सुनते ही कर्मचारियों ने तुरंत रमा देवी को घेर लिया और उनके चेहरों के हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वे थोड़ी देर पहले मायरा सिंघानिया को घूर रहे थे। रमा देवी, तुम भी उस रात वहीं थी जब उन गुंडों ने हमें धमकी दी थी। तुमने तब कसम खाई थी कि तुम काम पर वापस नहीं आओगी, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मत बताना कि तुम उस जरा सी पगार के लिए आए हो। तुम्हारे मालिक ने जो पैसे तुम्हें दिए हैं उसके सामने वो जरा सी पगार तो कुछ भी नहीं है ना? बोल, तेरा असली मकसद क्या है यहाँ हमारी बॉस मायरा सिंघानिया को बदनाम करने का? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मायरा सिंघानिया का ही नुकसान कर रही हो? कंपनी को दिवालिया होने देकर तुम यहाँ सैकड़ों परिवारों को भूखा मार रही हो।
अपने लालच के लिए तुम हम में से इतने सारे लोगों को बेघर और बेरोजगार कर रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? सुशीला देवी बोलती रही, जिससे रमा देवी की बोलती एकदम बंद हो गई, जो उसे पलटकर जवाब देने ही वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुशीला देवी वहां आ जाएगी, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका पैर टूटा ही नहीं होगा। लेकिन ये बात सही नहीं थी। उसने खुद संजीवन अस्पताल में जाकर पता किया था और सुशीला देवी का पैर सच में टूटा हुआ था। ऐसा क्यों? अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि किसी ने पहले ही उसकी पीठ पर एक जोरदार लात जड़ दी थी और जोर से गालियां देते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हें और उस कमीने कुशाग्र ओबरॉय को गुलछर्रे उड़ाते देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुशाग्र ओबरॉय के साथ मिलकर हमें धोखा दोगी। अगर सुशीला दीदी सही टाइम पर न आती तो हम सबकी नौकरी चली जाती। साला कुतिया कहीं की, जल्दी बता कहाँ है वो कुशाग्र ओबरॉय। अपनी पीठ पर लगी लात के दर्द से रमा देवी जोर से चीखी और उसने जो भी बातें अपने दिमाग में तैयार की थीं वो सब पल भर में भूल गई। वो बस सच सच इतना ही बोल पाए, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। ये आवाज़ सुनते ही मायरा सिंघानिया को तुरंत याद आ गया कि ये वही आवाज़ थी जो वर्कशॉप में घुसते वक्त उसने सुनी थी, और ये पक्का था कि यही रमा देवी सारी मुसीबतें खड़ी कर रही थी। बकवास, तुम पक्का उसकी रखेल बन गई होगी, तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गया? किसी ने जोर से गाली दी और बड़े प्यार से रमा देवी को एक और लात मार दी। रमा देवी उस हंगामे से पहले ही इतनी डर चुकी थी कि उसकी कोई और झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस सच बोलते हुए कह पाए, उसने बस इतना कहा था कि अगर मैंने आज का मामला अच्छे से संभाल लिया तो वो मुझे लेने आएगा, वरना अगर मुझे उसका पता मालूम होता तो शायद उसकी जगह का पर्दाफाश हो जाता। सुशीला देवी ने यह सुनकर तुरंत गाली दी, इस दुनिया में तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ औरत कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि वो अब भी तुम्हें लेने आएगा? ये सुनते ही रमा देवी तुरंत चिल्लाए, वो आएगा, वो पक्का आएगा। तुम तो बस एक रखेल हो, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच में? रमा देवी के चेहरे पर खुशी की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा था कि अगर हम इस मामले को अच्छे से संभाल लेते हैं तो हम न सिर्फ कंपनी के 2 करोड़ ले सकते हैं, बल्कि एक बड़ा बॉस भी हमें 3 करोड़ देने को तैयार है। इस तरह हम विदेश जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अल्पविराम। ये सुनते ही हर कोई अपने आप एक कदम पीछे हट गया। उन्हें डर था कि कहीं गलती से उसके पेट में पल रहे बच्चे को लात न लग जाए। उनके अंदर भड़ास भरी हुई थी जिसे वे निकालना चाहते थे, लेकिन उस पल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। जो नफरत के काबिल होते हैं उनमें ज़रूर कुछ तरस खाने लायक भी होता है, और जो तरस खाने लायक होते हैं उनमें ज़रूर कुछ नफरत करने लायक भी होता है। हालांकि उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि ये सब पर्दे के पीछे से कुशाग्र ओबरॉय का किया धरा था और इससे मायरा सिंघानिया का कोई लेना देना नहीं था। ये सोचकर कि उन्होंने पहले मायरा सिंघानिया के साथ कैसा बर्ताव किया था, उसे कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कही थीं, और मायरा सिंघानिया ने एक भी शब्द का पलटकर जवाब नहीं दिया था, उनके दिल गिल्ट से भर गए। फिर ये सोचकर कि कैसे मायरा सिंघानिया अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए कंपनी को बचाने के लिए पार्टनरशिप करने के लिए दर दर भटक रही थी, जबकि उन्होंने उस पर गालियों की बौछार की थी और यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया था। वे चाहने लगे कि बस खुद को एक जोरदार तमाचा मार लें। बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए, भीड़ में से किसी अनजान शख्स ने सबसे पहले झुककर ये कहा, और फिर तुरंत पूरे वर्कशॉप के 300-400 लोगों ने झुककर जोर से मायरा सिंघानिया की तरफ ऐलान किया, बॉस हमें माफ़ कर दीजिए। मायरा सिंघानिया ने वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ देखा, अपने अंदर उमड़ते जज्बातों को दबाते हुए, और पूरे दिल से इन सीधे सादे कर्मचारियों के ग्रुप से कहा, अध्याय 109 में एक संकेत है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारी सुशीला देवी से काफ़ी छोटे हैं। मैं सच में अभी पगार नहीं दे सकती। अगर तुम लोग अभी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी और मैं तुम्हें एक आईओयू कर्ज का पर्चा लिख कर दूंगी। तुम भविष्य में चाहे जहां भी रहो, मैं ये पक्का करूंगी कि कंपनी पर तुम्हारा जो भी बकाया है उसका एक एक पैसा तुम्हारे हाथों तक पहुंचे, एक भी रुपया कम नहीं। जो लोग यहाँ रुकने को तैयार हैं उन्हें शायद 1 महीने तक थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े, मैं गारंटी देती हूँ कि अगले महीने सबको पगार मिल जाएगी, और तो और जो लोग यहाँ रुकेंगे उनकी आगे की पगार अभी की पगार से दोगुनी होगी। मैं मायरा सिंघानिया अपनी ज़बान की पक्की हूँ। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, किसी अनजान शख्स ने धीरे से कहा, बॉस अगर आप जीत गईं तो मैं आपके साथ दुनिया पर राज करूंगा, अगर आप हार गईं तो मैं आपके साथ फिर से खड़ा होने के लिए आपका साथ दूंगा। पल भर में वर्कशॉप में मौजूद हर कोई इस एक वाक्य से मानो जोश से भर उठा, और वे सब एक साथ चिल्लाए, बॉस अगर आप जीत गईं तो मैं आपके साथ दुनिया पर राज करूंगा, अगर आप हार गईं तो मैं आपके साथ फिर से खड़ा होने के लिए आपका साथ दूंगा। कानों को फाड़ देने वाले इन नारों को सुनकर मायरा सिंघानिया ने अपना सिर हल्का सा घुमाया और देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने वो जवान अपनी जेबों में हाथ डाले बहुत ही आराम से वर्कशॉप के 3 मीटर ऊंचे दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा है।
बादलों को चीरती हुई धूप की एक किरण उसके शांत बेपरवाह चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कई सालों बाद काल नाग पर सवार होकर आसमान और जमीन के बीच उड़ते हुए मायरा सिंघानिया, जिसकी सूरत जरा भी नहीं बदली थी, उसने अरमान आहूजा से पूछा, उस साल सुशीला दीदी ने जो वो लंबा भाषण दिया था, क्या वो तुमने उसे सिखाया था? और वो जोश भरा, अगर आप जीत गईं, अगर आप हार गईं, क्या तुमने आवाज बदलकर वो नारा लगाना शुरू किया था? कई सालों बाद सौंदर्यम कंपनी, जिसका नाम अब बदल चुका था, उसके पुराने कर्मचारियों का पहला बैच, सबके सब करोड़पति थे और उनके पास करोड़ों की दौलत थी। जब उन्होंने उस वक्त के वर्कशॉप वाले वाकये को याद किया तो वे अभी भी जोश और जज्बे से भरे हुए थे, मानो उस एक साथ लगाए गए आखिरी नारे ने उनकी पूरी जिंदगी को एक नई राह दिखा दी हो। अल्पविराम। कैमरे के दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा ने खून से लथपथ मरे पड़े कुशाग्र ओबरॉय को लात मारी और गाली देते हुए बोला, फायदे से ज्यादा नुकसान, और क्या तुमने नहीं कहा था कि उस बुढ़िया सुशीला का पैर टूट चुका है? तो वो अभी भी कैसे उछल कूद कर रही है? अगर तुम अभी भी किसी काम के नहीं होते तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें भी गोली मार देता? राकेश सिंघानिया इतना डर गया था कि वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए रहम की भीख मांगने लगा। आर्यन सर, किसी ने नहीं सोचा था कि अरमान आहूजा वापस आ जाएगा। हमारे खबरी ने खुद अपनी आंखों से उसे सेना की गाड़ियों में जाते देखा था, और आपने भी कहा था कि उसने ध्रुव गोयनका को मार दिया है, तो उसका जिंदा वापस आना तो नामुमकिन होना चाहिए था। आर्यन मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, उसने बस राकेश सिंघानिया के साथ अपनी नज़रें बहुत ही गुस्से में कंप्यूटर की सर्विलांस स्क्रीन की तरफ घुमा लीं। और तभी उन्होंने साफ देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने वो जवान, जो बड़े आराम से दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा था, उसने अचानक अपना सिर उठाया और दूर से ही उन्हें कुछ बुदबुदाते हुए कहा। उन दोनों को ही होंठ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अरमान आहूजा के शब्द बिल्कुल साफ सुने। मुझ अमर स्वामी के मामले फिलहाल सुलझ गए हैं, दुर्वासा प्रताप सिंह अब अपनी मौत के मुंह में जा सकता है। वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियाँ पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय CM नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी।